गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनाज, क्या हाल चाल? क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो कैसी चल रही है जिंदगी? हाँ सर, कैसा चल रहा है गाइस? तो भैया 11th क्लास चैप्टर नंबर 2, हाँ ब्लॉग नंबर 3 आपके सामने। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मोल कॉन्सेप्ट करने के बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ आगे आ रहे हैं और मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन कल से स्टार्ट होने वाला है। तो जो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं भैया तैयार हो जाइएगा, क्योंकि कल से मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैंने बोला है आप रिवाइज करके आएंगे। और क्लास के बाद, मतलब जैसे 8 बजे हमारी क्लास एंड होती है, उसके बाद 15-20 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन करेंगे, कुछ चीजें सीखेंगे। 8 बजे के बाद वो एक्स्ट्रा चीजें होंगी जिनको करना होगा, जो रिवाइज करके आएंगे उनके लिए 10-15 मिनट की कहानी होगी। ठीक है? हाँ, तो भैया आज सत्संग अब एंड हो चुका है बेटा। अब सत्संग धीरे धीरे खत्म हो चुका है। 2 दिन लास्ट हम लोग सैटरडे संडे, लास्ट फ्राइडे सैटरडे हमने बहुत सारा सत्संग कर रखा है। हाँ फ्राइडे सैटरडे हमने बहुत सारा सत्संग कर रखा है गाइस। तो बहुत ज्यादा सत्संग करने के बाद आज हम लोग शुरू करेंगे ओरिजिनल अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां पर चीजें देखने को मिलेंगी। आज थोड़ी ना मैच, अच्छा कल फाइनल मैच है। ओ माय गॉड, अबे तो 7:30 से स्टार्ट होगा यार, देख लेना। 8:30 के बाद देख लेना, रात के 12 बजे तक देख लेना भाई। मतलब फाइनल मैच है तो क्या हो गया? तुम्हें तो खेलने जाना है क्या? क्या हमारी क्लास में विराट कोहली तो नहीं है? ओ माय गॉड, विराट कोहली तो नहीं है हमारी क्लास में यार। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि विराट कोहली श्रेयस अय्यर आए हैं क्लास में कि सर कल क्लास लीजिएगा, कैसे पढ़ने जाएं, कैसे क्लास में जाएं। चलो, जीतेगी भाई जीतेगी, दोनों को दोनों नई टीम जीतेगी, तो टेंशन मत लो। कोई भी टीम जीते, दोनों के दोनों डिजर्व करते हैं। ठीक है? हाँ, कल कंसंट्रेशन टर्म्स के 10 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस आपका इंतजार करेंगे। पहले हाँ एक तो रिवीजन करना है। रिवीजन भैया, रिवीजन कर क्या हो ना, समरी लेक्चर अपलोडेड है, समरी लेक्चर से रिवाइज करो। पूरा चैप्टर 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा, फिर उसके बाद आ जाइएगा। चलिए शुरू करें। तो कहानी ये है, 6 बजे थोड़ी ना मैच होता है। तुम क्या मतलब वो 6 बजे से क्या घास दिखाता है वो भी देखने जाते हो क्या? कि हाँ गाइस देखो पिच ऐसा चल रहा है। ड्रीम 11 वाले तो नहीं है ना इधर? हाँ कि सर ड्रीम 11 पे टीम भी बनानी होती है 7 बजे तक, आप समझ नहीं रहे हो, करोड़ों का हिसाब किताब है सर। हाँ ऐसा तो नहीं है कोई ड्रीम। हाँ तो भाई देख लेना, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो ड्रीम 11 की टीम बना लेना, नहीं तो यहां हम लोग अपना ड्रीम सिलेक्शन अपना टीम बनाएंगे, अपना बाहर निकल जाएंगे। चलिए शॉर्ट नोट्स बेटा, मैंने ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स आपको दे दिए हैं तो उतना काफी होता है। शॉर्ट नोट्स मैंने आपको दे दिया है तो उतना काफी होता है, उसके आसपास आप चेंजेस करके बना सकते हैं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, और हमने शुरुआत करी थी, ओह भैया हमने शुरुआत करी थी, हमने शुरुआत करा था किसका? ध्यान सुनिएगा, हमने शुरुआत करी थी एटम के अंदर। हम लोग गए थे और एटम के घर पे कौन कौन मिला था? इलेक्ट्रॉन मिला था। इसको खोजने में ही टाइम लगा था सर। उसके बाद कौन मिला था? प्रोटॉन मिला था। उसके बाद कौन मिला था? न्यूट्रॉन मिला था। न्यूट्रॉन भाई साहब के लिए तो बम्बार्डिंग करनी पड़ गई थी अल्फा पार्टिकल को। किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। एक कहानी याद आ रही है भैया? कितने लोगों ने कल की क्लास तक नोट्स बना रखे हैं? सर कल की क्लास तक अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, ये सारी बातें कितने लोगों को याद आ रही हैं? अल्फा पार्टिकल्स याद कर। सर कितने लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की सारी डिस्कवरी का पीडीएफ का नोट बना लिया है? क्योंकि आज से बेटा, हाँ आज से कहानी बहुत आसान हो जाएगी। हाँ आज से कहानी, अब हम लोग अपने ओरिजिनल फिजिकल केमिस्ट्री पे आ जाएंगे। पहले कहानी में कुछ और पढ़ रहे थे सर, बेरिलियम के ऊपर अगर अल्फा पार्टिकल्स डाल देंगे तो वो हमारा न्यूट्रॉन दे देता था। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद हम लोग कहां आ गए थे? हाँ हम लोग कहां आ गए थे सर? हम लोगों ने देखना शुरू किया एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में पहले कौन मिले थे? तो एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले कौन मिला था? तो हमें मिला था थॉमसन चचा मिले थे। थॉमसन मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल, या फिर हम लोग क्या बोलते थे? प्लम पुडिंग मॉडल। ये मॉडल्स के नाम रखे गए थे, थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर यही था एटॉमिक मॉडल में। वाटरमेलन मॉडल यही था सर। इनके हिसाब से एटम क्या होता है? पॉजिटिव स्फीयर होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे कहीं भी अरेंज कर दो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे कोई भी अरेंज कर दो सर, यही हो जाता है सर, यही एटम है, यही एटम है। इनके हिसाब से इनकी 3 बातें आज तक सही हैं। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। दूसरी बात, एटम क्या होता है? न्यूट्रल। दूसरी बात, एटम क्या होता है? स्फेरिकल। एटम का रेडियस क्या होता है? रेडियस ऑफ एटम किस रेंज में होता है गाइस? जल्दी से जल्दी, रेडियस ऑफ एटम 10 की पावर
पावर -10 मीटर, या फिर इसको क्या बोल देते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बोल देते हैं, 10 की पावर 10 मीटर, या फिर क्या बोल देते हैं 1 की पावर। पक्का हो जाए। हाँ भैया डीपीपी किए थे कि नहीं किए थे, बहुत सारा खतरनाक चीज था उसमें। स्फेरिकल एटम न्यूट्रल, दूसरी बात हम लोग फिर पहुंच गए थे सर अपने 9th क्लास में, हम लोग पहुंच गए थे रदरफोर्ड मॉडल पूछ रहे हैं, रदरफोर्ड मॉडल की बात कर रहे हैं बेटा। रदरफोर्ड मॉडल हमने शायद करा था कि अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई गई, गोल्ड फॉयल लिया गया, गोल्ड फॉयल लिया गया सर, गोल्ड फॉयल के ऊपर कौन सा बम्बार्डमेंट चालू हुआ, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट चालू हो गया, दे दनादन अल्फा पार्टिकल दिए जा रहे। इसकी ऑब्जर्वेशन करी कि भैया कुछ लोग सीधा सीधा पास कर गए, कुछ लोग सीधा सीधा पास कर गए, कुछ लोग डेविएट हो गए, कुछ लोग डेविएट हो गए और कुछ बाउंस बैक हो गए। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था? बहुत सारे लोग अनडेविएटेड डिफ्लेक्टेड पास हुए, बिकॉज एटम जो होता है एम्प्टी होता है, एटम जो होता है एम्प्टी होता है। फिर हमने बात करी थी कुछ लोग थोड़े से डेविएट हुए, बिकॉज एटम के अंदर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज होता है, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये घूमता रहता है, ऐसे 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 घूमता रहता है। यही बात बोला गया था इसी को रदरफोर्ड मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल, ये चीज करी गई थी। तो भैया यही सब था। ए भैया कितने लोग हैं इस चैप्टर में, कितने? हाँ याद है ना, प्रॉमिस किया था तुमने कि बैकलॉग नहीं करूंगा, बैकलॉग नहीं करूंगा, प्रॉमिस याद है ना, वादा याद तो है। हाँ ऐसा तो नहीं कुछ देर बाद क्या हुआ तेरा वादा, हाँ ऐसा तो नहीं है ना भाई साहब। ये सब कहानियां याद आ रही है। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते थे? मैंने आपको यह भी बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको बोलते हैं? क्या आप बता सकते हैं? एनोड रे, कैथोड रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी होती है? एनोड रे, कैथोड रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकता है। एनोड रे हो गया, कैथोड रे हो गया सर, अल्फा रे हो गया, कैथोड रे हो गया, अल्फा रेडिएशन हो गई, बीटा रेज हो गई, अल्फा रेज हो गई, बीटा रेज हो गई, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाएंगी क्या? नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये डेविएट कर जाती हैं, डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। लेकिन सर यहीं पर एक्सरे है, एक्सरे है सर, गामा रेज हैं, ये सब क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाती हैं। इनको डेविएशन नहीं आती, ये डेविएट नहीं होते। पक्का याद आ रहा है? हाँ श्योर हो? आर यू श्योर? समाप्ति मैम कहा था, अच्छा ओ माय गॉड। हाँ दिल मेरा किसी ने ऐसा तोड़ा, साइंस लेने के बाद कहीं का नहीं छोड़ा। देख रहे हो ऐसी ऐसी बातें चल रही है। एटम हो गया, एटॉमिक मॉडल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ रदरफोर्ड मॉडल हो गया, बहुत सारी बातें हो गई। अब आइए कुछ कहानियां जानते हैं। अल्फा मेथड, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सारी बातें हुई। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाना स्टार्ट करते हैं। क्या है तुम लोगों का? सही है हाँ, समाप्ति मैम के क्लास में यही, हाँ सेम गाना तो और क्या, गजब की इंसान हो यार। और क्या तुम्हें क्या लगा? जूलॉजी मैं भी पढ़ रहा हूं भाई, हाँ बता नहीं सकता मैं, साइड से पढ़ रहा हूं, गाना याद करके आया था मैं तुम्हारे लिए। चलो क्वेश्चन करते हैं। चलिए भैया शुरू करते हैं कहानी को, और कहानी में याद दिलाते। रदरफोर्ड ने एक चीज और बताई थी, न्यूक्लियस के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था रदरफोर्ड ने। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितने लोगों को याद है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता था? 10 की पावर -15 मीटर। तो भैया सारे नोट्स, आई होप सो, हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि आपने नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। और ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो है मैं जानता हूं, ये मेरी तरफ से बहुत हाई लेवल एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा सर। हाँ सैटरडे को संडे को गया होगा, पढ़ाई करके एकदम नोट्स बनाए होंगे। तो टीचर्स की एक्सपेक्टेशन सोचो, टीचर्स कैसे सोचते हैं कि यार आज मैंने पढ़ाया सैटरडे को, जैसे मैंने सोचा कि यार फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन थ्योरी पढ़ाई है, सत्संग किया है, तो मेरा अर्जुना, हाँ अर्जुना के बच्चे और बच्चियां दोनों बैठे होंगे, शांति से बैठ के पढ़ रहे होंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन सुनना, हाँ शांति से बैठ के सारे नोट्स बना रहे होंगे, डीपीपी भी सॉल्व किया होगा, घर वालों की बात भी मान रहे होंगे, घर पे सुबह शाम सैटरडे तक संडे तक अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, संडे को चलो रात में थोड़ा बहुत मैच भी देख लिए, हाँ मंडे को आज स्कूल गए होंगे या छुट्टियां चल रही होंगी तो आज रिलैक्स किया होगा, फिर पढ़ने के लिए क्लास से पहले रिवाइज करके आए होंगे। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। रियलिटी क्या है? क्लास खत्म हुई,
रील देखना शुरू। अच्छा, शाहरुख खान का मूवी आ रहा है भैया, इसका वेब सीरीज आ रहा है, इसका ट्रेलर आ रहा है। क्या कर रहे, पढ़ाई? अब पढ़ाई अभी पढ़ के आए ना सर, थकान हो गई है। हाँ, इंटरनेट देख के थकान, और क्या, याद है ना। हाँ बोला रॉन्ग। देखो कितना 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 मासूमियत है हमारे अंदर बची हुई, हम कितनी एक्सपेक्टेशन हमारी। हाँ, रियलिटी क्या है। हाँ, श्रेयस अय्यर की कमाई इस बार, मतलब भाई ना, तुम्हें उसकी कमाई से कुछ मिलने वाला है उसको देने। यार विराट कोहली अगर जीत जाएगा ना, तो भाई उसके नाम पे सारा कुछ, मतलब हम पोस्ट क्या पढ़ रहे, ट्वीट क्या पढ़ रहे हैं, हाँ रील्स क्या देख रहे हैं। सर हमें पता है एक नई बीमारी हुई है, रील। हाँ, रील वॉचिंग डिसऑर्डर। देखते हैं ना सर, पता ही नहीं चलता है टाइम कहां से कहां चला जाता है, टाइम का पता नहीं चलता है सर। RWD हो गया है सर। हाँ, RWD हो गया, रील वॉचिंग डिसऑर्डर सर। इसको जब देखना शुरू करते हैं सर, एक देखने जाते हैं मोटिवेशन के लिए कि सर हाँ मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, लेकिन पता नहीं चलता है सर कब कहाँ चला जाता है सर। हाँ, 5 मिनट के लिए खोलते हैं, अगले 20 मिनट चले जाते हैं। जैसे कुछ लोग, हाँ वेडनेसडे सीजन 2, हाँ सब अलग अलग। सर हम तो टेक्नोलॉजिया कर रहे हैं सर। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन टेक्नोलॉजी, क्वेश्चन का आंसर टेक्नोलॉजी है कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन करो, चल आजा क्वेश्चन करो। कौन बनेगा डॉक्टर का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। धड़ाधड़ क्वेश्चन करो, धड़ाधड़ क्वेश्चन करो भाई साहब। क्या होगा जल्दी, क्या होगा, ये क्या होगा। क्या होगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज कितना टाइम्स स्मॉलर दिस रेडियस ऑफ, स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एटम। याद करो, रेडियस ऑफ एटम की बात कर रहे हैं। अबे क्या हो गया, क्यों हैंग हो गया भाई। रेडियस ऑफ एटम की बात करें तो रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की वैल्यू 10⁻⁻15। क्या मैं ऐसा ले सकता हूं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल्स टू, सर ये 10⁻⁻15 डिवाइड बाई 10⁻⁻10, ये 10⁻⁻5 कहलाएगा क्या। सर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻5 टाइम, 10⁻⁻5 टाइम्स रेडियस ऑफ एटम होगा क्या। सर रेडियस ऑफ एटम होगा क्या, 10⁻⁻5 टाइम्स रेडियस ऑफ एटम होगा क्या। याद करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1,00,000 आ जाएगा। आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्योर हो, डन। आ जाओ अगला क्वेश्चन बताओ। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय न्यूक्लियस। गाइस देख लो, इतना हार्ड क्वेश्चन, इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, रे कैसे कर सकते हो, इतना तगड़ा क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। कितना छोहा, कितना एटम का वॉल्यूम का रेशियो क्या आता है, वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है। सर वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय, सॉरी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस विथ रिस्पेक्ट टू बोल रहा है ना, न्यूक्लियस का वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एटम, न्यूक्लियस का वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एटम, क्या रेशियो आएगा, क्या रेशियो आएगा। सर वॉल्यूम, रेडियस, रेडियस नहीं पूछ रहा हूं मैं, वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा हूं कि वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। जल्दी क्या आ जाएगा, कितना आएगा बता सकते हो जल्दी। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा। सर 4/3 πr, हाँ एंड न्यूक्लियस का, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 4/3 रेडियस ऑफ एटम का होल पावर 3। सर ये देख लो 4/3 4/3। सर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ एटम की पावर कितना हो गया, क्यूब रूट। सर वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये 10 की पावर अभी जस्ट निकाला था सर, 10 की पावर -15 आ जाएगा क्या, 10 की पावर -15 टाइम्स आ जाएगा क्या, 10 की पावर -15 टाइम्स आ जाएगा क्या, 10 की पावर -15 टाइम्स आ जाएगा। आंसर क्या होगा, ओ भाई साहब। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, बहुत सारे लोग, जो लोग नए आए हैं बेटा, जो लोग भी नए आए हैं, अगर आप गलती से इस बैच में आगे बेटा देखिए, आप अगर आप अर्जुना 2.0 लेके आए हैं तो आपको अर्जुना 1.0 फ्री मिलता है। उसके अंदर बेटा ऐसा है कि आप यहां
मत आइए। क्यों? क्योंकि आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। अभी हमारी बहुत सारे ब्लॉक्स बन चुके हैं, मतलब ब्लॉक्स मतलब सॉरी क्लास, यार बिगड़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो बच्चे नए हैं, ठीक है, जो मेरा नाम नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप सिंपल सी बात है, आपके लिए अर्जुना 2.0 में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप वहाँ जाके पढ़िए। यहाँ के बच्चे भी उधर जाके पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का बैकलॉग हो गया है। तो बेटा इधर मत आइए, आपकी पहली क्लास है, मैं जान रहा हूँ हो सकता है आप गलती से आ गए, प्लीज उधर जाके पढ़िए। अगर आपके अंदर लगता है कि बेशरम हो चुके हैं, थोड़ा सा इनकी तरह हो चुके हैं, तो आप टिकिएगा, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। हाँ यहाँ पर, हाँ एकदम, मतलब यहाँ पर भैया बहुत खतरनाक लोग रहते हैं, तुम्हें पता नहीं है, बहुत बिगड़े लोग रहते हैं इधर। कभी भी मतलब कभी क्लास होने नहीं देते, मैं तुम्हें दुख बता रहा हूँ अपना, बोल रहा है मैं न्यू स्टूडेंट। हाँ ये कुछ भी करवा रहे होते हैं, इनको बहुत सारी बीमारियां हो रखी हैं, धीरे धीरे हमें पता चलती हैं। अभी 11th चालू किया इनके साथ, तुम बहुत अच्छा किए, तुमने लेट स्टार्ट किया, तुमने आईपीएल का वेट किया, बेटा अब से स्टार्ट करो। ये पहले के लोग हैं, पहले ही पहुंच गए, पहले मैच से शुरू हो गए थे, सर पढ़ा दीजिए, पढ़वा लिए हमसे गलती से, अब बोल रहे हैं कि सर बैकलॉग हो गया। हाँ चलो देख रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हैं आते आते, इनको कोई काम धंधा नहीं है भाई साहब, ठीक है, नहीं क्वेश्चन करवाते हैं ना भाई साहब, तुम्हें समझ नहीं रहे हो, ठीक है, मजाक उड़ा देते हैं मेरा, केबीडी केबीडी पता नहीं क्या है ये। हाँ भोजपुरी में पूरे के बीडी पी, हाँ ठीक है, केबीडी केबीडी करते रहते हैं। तो बेटा तुम बहुत अच्छी संगति में जाओ, उधर अर्जुना 2.0 है, ठीक है, उधर पढ़ो, आराम से आराम से आओ, इधर बहुत हड़बड़ी में चले जाओगे, ठीक है। न्यू स्टूडेंट प्लीज, हाँ प्लीज यहाँ टाइम वेस्ट मत करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, इस क्वेश्चन को, इंग्लिश का क्वेश्चन है सर, गजब का इंग्लिश है भाई साहब, बाप रे, इतना तगड़ा इंग्लिश भाई साहब कैसे संभालोगे जी, कैसे संभालोगे ये सब, इतना तगड़ा इंग्लिश भाई साहब कैसे संभालोगे। क्या बोल रहा है इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या बोल रहा है सर, इंग्लिश कहना चाह रहा है, इंग्लिश कहना चाह रहा है कि सर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए जा रहे हैं, मोस्ट गो स्ट्रेट, क्यों स्ट्रेट चला गया, क्यों स्ट्रेट चला गया, क्योंकि भैया ऑब्वियस है, स्ट्रेट क्यों चला गया, क्योंकि न्यूक्लियस क्या था, सॉरी मैं क्यों हिंट दे रहा हूं यार, नहीं न्यूक्लियस नहीं, आप बताइए क्यों स्ट्रेट गया, क्यों स्ट्रेट गया होगा, क्यों स्ट्रेट गया होगा इसका, हाँ क्यों स्ट्रेट चला गया सर, क्यों स्ट्रेट चला गया, क्यों डेविएशन, क्योंकि सर भैया न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज था, न्यूक्लियस देखो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज भैया कोई टकराया ही नहीं, क्यों, क्योंकि भैया न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होता है, बहुत छोटा होता है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम छोटा होता है, इसीलिए वो क्या हो जाते, मच स्मॉलर देन दिस, तो इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, ऐसा बन जाएंगे। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम छोटा होगा, ये देख लो न्यूक्लियस के वॉल्यूम, सर मच स्मॉलर वॉल्यूम देन न्यूक्लियस, अपना आंसर निकाल लो, डन, पक्का। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का कौन कंक्लूजन नहीं है, कौन सा कंक्लूजन नहीं है जो रदरफोर्ड के मॉडल में नहीं था, कौन सा कंक्लूजन नहीं होता है, कौन सा कंक्लूजन नहीं होता है, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए क्या होगा। क्या होगा, नॉट अ कंक्लूजन, भैया कौन सा कंक्लूजन नहीं है, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज एम्प्टी, यस ये बात बोली थी उसने। वॉल्यूम ऑलमोस्ट ऑल मास इज कॉन्स्टेंट, ऑब्वियस प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता नहीं है,
Size of nucleus is very small in comparison to size of atom. Electrons revolve around the orbit nucleus in definite orbit. बेटा definite orbit अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। definite orbit क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या, ये तीनों स्टेटमेंट उसने यूज करा था, रदरफोर्ड ने ये स्टेटमेंट यूज नहीं करा था। ध्यान देखिएगा, ये स्टेटमेंट जो होता है ये सही स्टेटमेंट होता है, ये स्टेटमेंट सही है, बट ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल नहीं था। रदरफोर्ड ने ये नहीं बोला कि डेफिनिट ऑर्बिट में होगा। हाँ, मतलब कितने पॉजिटिव लोग हैं, किडनैप हो गए भैया, तुम ही बोलते हो सर साइड हो जाइए क्वेश्चन देके, तो साइड हो गए थे। कोई ये ना बोले कि सर हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, आप बीच में आ गए थे, इंग्लिश नहीं पढ़ पाए। हाँ, इंग्लिश नहीं पढ़ पाए, ठीक है, इसीलिए हमने दिया। ये देख लो, हो जाएगा। चलिए, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में कौन सा पार्टिकल यूज होता है, कौन सा पार्टिकल यूज होता है, जल्दी से जल्दी कौन सा पार्टिकल आप यूज करते हैं, याद करके बताइए क्या होगा। सर क्लास में आते ही क्वेश्चन मत कराया कीजिए, डिमोटिवेट हो जाते। ओह माय गॉड, कितना प्यारा बच्चा है यार, कितनी मासूमियत है इसकी। बोला सर क्लास में आते क्वेश्चन मत कराइए। जल्दी क्या बन जाएगा, क्या बनेगा सर, हीलियम एटम होगा क्या, ये तो नहीं होगा, ये होगा नहीं, हीलियम एटम या हीलियम न्यूक्लियस। सर हीलियम न्यूक्लियाई लेते हैं, एटम नहीं लेते, हीलियम न्यूक्लियाई लेते हैं, एटम नहीं लेते हैं। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई को बोला जाता है, हीलियम एटम को नहीं बोला जाता, हीलियम एटम को नहीं बोला जाता। तो ये ध्यान रखिएगा सर, अल्फा पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई को। तो भैया ये सब क्वेश्चन आएंगे थ्योरी से, सत्संग से आते हुए क्वेश्चन ऐसे ही होते, सत्संग के आए हुए क्वेश्चन बेटा ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो आइए फिर से शुरू करते हैं अब कहानी को। ऐसा है कि थॉमसन चचा के जाने के बाद एक्सरे की डिस्कवरी हुई, फिर अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज की डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो अब हम लोग गाइस चलते हैं आगे की तरफ। हमारे ब्लॉग में कहानियां, हिस्टोरिकल पार्ट्स बहुत हो गए, अब हम हिस्ट्री की तरफ से न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और जानते हैं हमारे इस ब्लॉग में क्या होगा। इस ब्लॉग को, हाँ, इस ब्लॉग के अंदर ये 5 क्वेश्चंस देने वाले बच्चों को शानदार कोई इनाम नहीं मिला, लेकिन मजा बहुत आया होगा। लेकिन जो लोग नहीं जानते बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन होता रहेगा, आपको डिमोटिवेशन हो जाता है, पढ़ के आइए मोटिवेशन होगा, नहीं पढ़ के आइएगा डिमोटिवेशन होगा। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। हमारे यहाँ भैया ऐसी बहुत सारी बीमारियां फैल रखी हैं, क्वेश्चन कराना हमारे लिए कंपलसरी है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है आप किस किस डिजीज से, किस किस डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। सिली मिस्टेक डिसऑर्डर, मैथोफोबिया, कैलकुलेसिया, हाँ सर इंग्लिश वाली फोबिया, इंग्लिश का क्वेश्चन का फोबिया, ये सब पता चलता है। तो अगर आप डिमोटिवेट हो रहे बेटा, उसमें अब मैं क्या बोलूं, आप लेट आया कीजिए क्लास में, जैसे आप देख लिया कीजिए कि सर अब क्वेश्चन खत्म करा चुके हैं, पढ़ाने आ गए, तब क्लास ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको अच्छा लगेगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं कहानी को। हमारे पास अब कहानी ये है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ओह माय गॉड, अपने पास रदरफोर्ड ने एक बात बोली कि न्यूक्लियस जो होता है एक छोटू सा वॉल्यूम होता है, एटम के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा सा होता है। रेडियस ऑफ एटम, उन्होंने न्यूक्लियस का रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बोल दिया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इन रेंज ऑफ, कितना होता है सर, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 की पावर -15 में होता है। यह बात किसने बोल दी सर, पिछली क्लास में बता दी गई थी आपको। किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बता दिया था, रदरफोर्ड ने बता दिया था। अब देखिएगा भाई साहब, जो लोग लगातार क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात लिख दूंगा, पहले बस सोच लो, एक बहुत बड़ी चीज लिखने वाला हूं, एक बार ध्यान सोचना। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, बेटा न्यूक्लियस में कौन कौन से लोग होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ऐसा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, याद है ना, भूल तो नहीं गए ना, ऐसा तो नहीं भाई मासूमियत में भी भूल गए कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर किसके अंदर, मास नंबर के ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या रहता है, मास नंबर। भैया रदरफोर्ड के बाद ये लोगों ने एक्सपेरिमेंट से निकाला कि जिसका जितना मास नंबर हाई होता है उसका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस उतना होता जाता है। मास नंबर की पावर 1/3 पे डिपेंड करता है।
1/3 पे डिपेंड करता है। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर जो लोग रहते हैं वो कितने लोग रहते हैं, उसकी पावर क्यूब रूट पे डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसी भी एटम का निकालने जाएंगे तो सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पॉइंट हटाने जाएंगे तो ये क्या लिख दिया जाएगा, मास नंबर को 1/3 लिखते हैं क्या, 1/a लिखते थे क्या, ए इज व्हाट, मास नंबर। याद है ना भाई, डर ही लग रहा है, साइड में लिख देता हूं ए। हाँ, कहीं बोलेगा कि सर ये कब पढ़ा दिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये इज व्हाट, मास नंबर। जेड जो होता था वो इसको क्या बोलते थे, एटॉमिक नंबर। जेड जो होता था उसको बोलते थे बेटा एटॉमिक नंबर। ये क्या कहलाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहलाता है। हाँ, देख रहे हो जाएगा ना सर। आर नोट क्या है, तो आर नोट इज आर नोट क्या हो जाता है, आर नोट इज सर कांस्टेंट है। आर नोट की वैल्यू क्या होती है, 1.33 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। या फिर हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इतनी होती है। जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। तो भैया ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, किसी भी एटम का रेडियस निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते। किसी भी एटम का रेडियस निकालना हो, किसी भी न्यूक्लियस का, जैसे फॉर एग्जांपल ये बताओ, अगर मैं ऐसा लिख दूं, व्हाट विल बी इट्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्यूब रूट में निकालने जाएंगे तो कितना आएगा, सर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना आ जाएगा। अगर किसी का मास नंबर 729 है, 729 है तो कितना आ जाएगा, सर मास नंबर 729 है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना आ जाएगा। आर नोट की वैल्यू बेटा, आर नोट जो होता है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब 1.33 इंटू 10 की पावर 10 की पावर -15 मीटर्स लिया जाता है। क्या मैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकता हूं, क्या मैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकता हूं, क्या मैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकता हूं गाइस, निकाल दें, हो जाएगा। अरे भैया एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब याद है ना, ये देख लो। सर ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, सर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकलेगा उस एलिमेंट का, सर आर नॉट इंटू 729 की पावर 1/3। सर 729 किसका क्यूब रूट होता है, 9 का क्यूब रूट होता है। सर 9 टाइम्स आर नॉट आ जाएगा, 729 का क्यूब रूट निकालो, 9 आ जाएगा। कैसे, 9 इंटू 9 की वैल्यू होती है 729, 9 की पावर 3 इज इक्वल टू 729, उल्टा कर दो 9 आ जाएगा आंसर। मैथ्स, बेसिक मैथ्स, वंस अपॉन ए टाइम फिजिक्स में 1.33 इंटू 10 की पावर -15 मीटर आ जाएगा। एक बात बताऊं, अगर मैं ऐसा पूछ दूं ना तो बेहोशी आ जाएगी। पूछ लो, हाँ पूछ दूं, अगर मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बता दो गाइस, क्या वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकते हो, क्या तुम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकते हो, क्या लगता है तुम्हें कि तुम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकाल पाओगे, सर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकाल पाओगे, क्या लगता है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का बस फॉर्मूला लिख दो, एग्जैक्ट वैल्यू ना लिख के बस तुम फॉर्मूला लिख दो। कितने लोग मेरे साथ साथ ये लिखने को तैयार हैं कि सर इतना होगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, मीटर का क्यूब रूट, इसका क्यूब कर देंगे सर ये आ जाएगा। मतलब सर हमारा फॉर्मूला वैल्यू जितनी भी आए 9 इंटू 1.33 इसका क्यूब इंटू 10 की पावर -45 मीटर क्यूब, क्या इतना निकल के आ जाएगा। सर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं आपसे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, निकाल सकते हो क्या, इतनी बड़ी बातचीत हो सकती है क्या, इतनी बड़ी बात आप कर सकते हो क्या, हो जाएगा। देख लो इतना बड़ा बात, ये मास नंबर, एटॉमिक, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब याद है ना भाई। ऐसा तो नहीं है कोई बोले कि सर आइसोटोप्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ऐसे वाले तो नहीं है ना ज्यादा गाइस अपने पास। तो चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल हमने करा था। आइए रदरफोर्ड मॉडल के लिए, रदरफोर्ड मॉडल में और क्या क्या फिजिक्स आता है। हाँ
आइए तो आइए सत्संग में आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे देखिए, छोटा सा पहला न्यूमेरिकल आया कि रेडियस निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सर रेडियस वॉल्यूम स्फेरिकल होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? सर यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, स्फेरिकल मूव कर रहा है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। हाँ अरे साइड कितना साइड हो जाए भाई, 10 की पावर -15 का क्यूब करोगे तो 45 आएगा ना पुलअप। यार भैया बेसिक मैथ पढ़े अभी, अब 1.5 महीना, फिजिक्स अभी चालू नहीं हुआ। बेसिक मैथ, वेक्टर भी बेसिक मैथ का ही भाई है, फिजिक्स तो चालू होगा काइनेमेटिक्स से। अब बोल रहे कैसे आ गया 45? एकदम मोटी किताब ले रहे, मोटी किताब 45 कैसे आया? 45 कैसे आया? तुम क्या काट पीट रहे हो क्या कि 15 3 18 आ जा रहा है कि सर -15 और +3 -12? ऐसा तो नहीं आ रहा किसी का। अलग अलग लेवल पे लोग हैं, तो 45 कैसे आ गया? चलो नोट करके कुछ फिजिक्स पढ़ लो, क्योंकि अभी तुम्हारा फिजिक्स चालू नहीं हुआ है। कुछ फिजिक्स पढ़ लीजिए। पहली बात, अगर आप सर्कुलर मोशन में चलते हैं, सर्कुलर मोशन में आप चलेंगे, ध्यान सुनिएगा, सर्कुलर मोशन में अगर आप चलते हैं, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, सर्कुलर मोशन में अगर आप चलते हैं तो यहां पर 2-3 चीजें आती हैं। फिजिक्स की बात कर रहा हूं। हाँ आयुष सर को बता देना कि सर ना फिजिक्स पढ़ाई है, सर को सैलरी दे दीजिएगा एक दिन की, ठीक है ना, गरीबी थोड़ी सी कम होगी सर की। हाँ आयुष सर को देख लेना तुम लोग, ठीक है, पहले बता रहा हूं, बात करोगे तभी बताऊंगा। सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर मोशन में अगर हम देखें, सर्कुलर मोशन की बात करें तो हमारा सर्कल ऐसा बन गया, ये हमारा सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है। यहां पर कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, यहां पर कोई पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहां पर सर्कुलर मोशन के अंदर देखिएगा सर, एक होता है, फिजिक्स में बोला जाता है मोमेंटम। मोमेंटम किसको बोलते हैं? इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मास इंटू वेलोसिटी होता है, p वेक्टर मास इंटू वेलोसिटी होता है, ऐसा कुछ पढ़ा जाता है सर। मास इंटू वेलोसिटी होता है, p वेक्टर मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम किसको बोलते हैं? p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। पक्का? एक वर्ड होता है मोमेंटम, एक वर्ड होता है इसी के लिए सेंट्रीफ्यूगल, या फिर मैथमेटिकली देखें तो इन दोनों का, अब फिजिक्स में आप इसका डिफरेंस पढ़िएगा। अभी मेरे लिए सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर निकालने जाते हैं तो इसकी वैल्यू आती है mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स, आप किसी सर्कुलर मोशन में चलते हैं, याद करो कभी साइकिल चलाई हो, हाँ साइकिल व्हीकल कभी बेंड करने की कोशिश करी हो, जब कभी टर्न पे जाते हो, गाड़ी वाड़ी में बैठे रहते हो, बस जब टर्न लेती है गोल ऐसे चौराहे पे या कहीं टर्न लेती है, तो हम सब लोगों के साथ एक मोशन होता है, किधर की तरफ? टुवार्ड्स द सेंटर, जो सेंटर की तरफ मुड़ते हैं, गाड़ी जिधर मुड़ रही होती है उधर मुड़ जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं सर? वो कौन सा फोर्स लगता है? कोई ऐसे कोई ऐसा धक्का थोड़ी ना मारता है हमें, हम क्यों मुड़ जाते हैं? बिकॉज देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको फिजिक्स में पता चलेगा अंदर कौन लगता है, बाहर कौन लगता है, कैसे वो होता है। मैं आपको थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरी बात फिर से बोल रहा हूं, ये देख लेना, अगर मैं तुमसे बोलूं सेंट्रीफ्यूगल से, अब यहां पर देखिएगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? पर एंगुलर मोमेंटम देखोगे एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? हाँ वी आर, mvr। मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट शायद आपको पता हो या ना हो, मैं mvr ले रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम होता है, जब आप क्रॉस डॉट प्रोडक्ट पढ़ लेते हो तो आपको पता चलेगा एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, mvr होता है। सब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। इनका जो सरकमफ्रेंस होता है सर, सर्कुलर मोशन में जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस कितना लिया जाता है सर? इसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr, सर सरकमफ्रेंस होता है 2πr। अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं सर, टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड बताओ सर। आप एक साइकिल का, साइकिल बोल दें रिवॉल्यूशन या फिर साइकिल, तो वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 2πr, ये सरकमफ्रेंस होगा। रेडियस तो पता ही होगा ना भाई, इतना तो साइंस पर मतलब मैथ पढ़ के आए होगे, रेडियस है 2πr अपॉन वेलोसिटी कर दो, टाइम पीरियड आ जाएगा। 2πr अपॉन वेलोसिटी कर दो, उसी को टाइम पीरियड बोल देते हैं सर, हो जाएगा 2πr बेटा। हाँ
ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। जब कोई सर्कुलर मोशन पे जाता है तो उसको कौन सा फोर्स लगता है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। जैसे कभी गाड़ी टर्न करी हो, जिंदगी जी रहे थे ना बेटा, 10th तक तो जिंदगी जी रहे थे ना, 11th में आके थोड़ा सा ज्यादा हेवी डोज मिल गया है, लेकिन 10th तक अगर याद करो, कभी साइकिल में, बस में कभी ट्रैवल कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या हुआ था, बस कभी मुड़ती थी तो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, कभी बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, ऐसे हाँ पहाड़ों में या गोल गोल रास्ते में ऐसे ऐसे झूमते हुए चलते थे, जो डांस करते हुए चलते थे, बिकॉज ऑफ किस फोर्स के सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम भैया क्या होता है, फिजिक्स में मास इंटू वेलोसिटी, जो जितनी तेजी से मूव करेगा वही मिलता है। हाँ, रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, होता है, हमें आवाज आई बगल से, रेडियस क्या होता है तो हम समझ गए, बाकी लोगों को भी आवाज आई, बेटा देखो तुम्हारे आसपास कहीं आवाज नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही आवाज, हाँ हमें तो बगल से आवाज आ गई थी कि रेडियस क्या होता है, देखो सरकमफेरेंस क्या होता है। भाई अभी इतना गया गुजरा मैथ है क्या, हाँ ऐसा है क्या भाई साहब, ऐसा है क्या कि रेडियस क्या होता है मैथ क्या भाई, यार इतना भी बेसिक मैथ खराब नहीं होना चाहिए, रेडियस क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कल क्या होता है, हाँ ऐसा भी मत कर दो भाई, ऐसा भी नहीं करना है, सर्कल ऐसा नहीं होना चाहिए, सर्कल क्या, अब मैं समझ रहा हूं, हाँ मैथोफोबिया हो गया है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा, सर कभी भी दो पॉइंट्स हैं, दो चार्ज पार्टिकल हैं, दो चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, ध्यान से देखना अपने पास Q1 है Q2 है, सर इनके बीच का अगर डिस्टेंस कितना है, R डिस्टेंस है, Q1 Q2 बाई R है, सर दो चार्ज पॉइंट्स हैं, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ये दो चार्जेस हैं, चार्जेस हैं, क्या है, चार्जेस हैं, कौन कौन से, सर ये Q1 चार्ज है और ये क्या है, Q2 चार्ज। एक बात बताना, अगर Q1 पॉजिटिव हुआ, अगर Q1 पॉजिटिव हुआ और Q2 पॉजिटिव हुआ, या Q1 निगेटिव हुआ और Q2 निगेटिव हुआ, इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, सर अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन होगा, यहां पर क्या होगा, रिपल्सन होगा ना, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, पक्का सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, हाँ सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, यही है। अरे बेटा तो ये सब लिखना है ना यार, बेसिक फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, बेसिक फिजिक्स, क्योंकि मुझे यूज करना है आगे जाके, अभी आप ये सब फिजिक्स में पढ़ोगे अच्छे से, मैं बस बता रहा हूं कि ये फिजिक्स में ऐसा होता है, इसको मैं यूज करूंगा, तो आप घबरा मत जाना, ऐसे हाय हाय मत करना कि अरे सर क्या हो गया, ये फिजिक्स के अंदर आता है, रिपल्सन करता है, सेम चार्जेज होंगे तो वो क्या करता है, रिपल्सन करता है। लेकिन अगर आपका प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, माइनस हो गया ये प्लस हो गया, तो ये क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। कुछ लोगों ने 9th 10th में पढ़ा है, ऑब्वियस है, कुछ लोगों ने भाई 9th 10th में भी यही करा है जो अभी कर रहे कि सर अपोजिट अट्रैक्ट, ये क्या होता है, हाँ अपोजिट अट्रैक्ट करता है भाई, तभी तो कबीर सिंह प्रीति से अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा ही होता है ना, अपोजिट आजकल नहीं यार, आजकल मतलब सेम भी अट्रैक्ट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन केमिस्ट फिजिक्स कह रहा है कि सेम अट्रैक्ट नहीं करता है, सेम रिपेल करता है, ठीक है, हाँ अपोजिट क्या करता है, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। देखिएगा दो चार्जेस हैं, इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आर क्या है, सर डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब इनके बीच में क्या फोर्स लगता है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कभी लगने पे आए तो फोर्स का, सर देखिएगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज अ कांस्टेंट, वेयर के इज अ कांस्टेंट, के क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम वैल्यू लिखें तो 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। ये दो चार्जेस हैं, उनके बीच में सर फोर्स लगता है कितना, फोर्स लगता है कितना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसी को हम लोग कूलम्बिक फोर्स भी बोलते थे, इसी को हम लोग कूलम्बिक फोर्स भी हम लोग बोलते हैं, कूलम्ब्स का फोर्स लॉ, जो भी बोलते हो भाई, हाँ कूलम्बिक फोर्स लॉ।
के क्यू वन बाई क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब देख लो सर, अगर अट्रैक्शन लगेगा तो यहां पर फोर्स क्या होगा, निगेटिव होगा। सर प्लस और माइनस आपस में, प्लस और माइनस आपस में फोर्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर रहे हैं, दो लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब दुनिया में उनका क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। सर उनका कांड होगा। और दो लोग अगर आपस में रिपल्सन कर रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। जैसे यहां पर डिक्रीज होगा, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निगेटिव हो जाता है। साइन कन्वेंशन से देखोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निगेटिव होता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। पक्का, डन। दो चार्ज, बेटा फिजिक्स का ऑब्वियस ये सारा फिजिक्स है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे ये वाले फिजिक्स के फॉर्मूलाज यूज करने हैं, मुझे इन फिजिक्स के फॉर्मूलाज को यूज करना है इस चैप्टर के अंदर, इसीलिए बता रहा हूं। सर ये दूसरा कॉन्सेप्ट है जो आपको बता रहा हूं फिजिक्स का। इनके बीच में अगर मैं बोलूं सर पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, ये दोनों चार्ज को मिला दें, इन दोनों चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितना होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। सर ये पोटेंशियल एनर्जी होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर। सर फोर्स कितना लगता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा mgh नहीं होता है भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एप्सिलम नॉट होता है बेटा, ऐसे लिखते हैं एप्सिलम नॉट, ई ऐसे स्टाइल में लिख के और नॉट लगा दो, एप्सिलम नॉट बोला जाता है भैया, इसको एप्सिलम नॉट बोला जाता है, एप्सिलम नॉट ये होता है एप्सिलम, ए ई और ये नॉट लगा दो। ये क्या होता है, ये फिजिक्स में आपको अभी आगे जैसे जैसे फिजिक्स अभी खुलेगा, अभी तो खुला नहीं है ना बेटा, इसीलिए केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है। जब फिजिक्स खुलेगा तो पता चलेगा, मैं आपसे मिलूंगा अभी फिर से दोबारा ना, इस चैप्टर के बाद मैं ब्रेक लूंगा क्योंकि मुझे पता है अभी कितनी वैल्यू चल रही है। अभी लग रहा होगा कि सर बहुत पढ़ा रहे, हाँ इतना सारा पढ़ा दे रहे हैं, बताओ फिजिक्स में बेसिक मैथ चल रहा है, बॉटनी जूलॉजी तो चलो आरामदायक है सर, हाँ बॉटनी जूलॉजी में तो मजा ही मजा है। ये केमिस्ट्री वाले मास्टर ही इतना काहे रगड़े जा रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, मोल पे मोल करवाए जा रहे हैं, जिंदगी एकदम जबरदस्त हो गई है। हाँ ऐसा ही लग रहा होगा, ठीक है आएगा फिजिक्स, अभी आएगा, फिर हम मिलेंगे तुमसे, टेंशन मत लो। चलो चलो, तो मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फोर्स की बात कर रहा हूं। मैंने बोला सर्कुलर मोशन में ये हो जाता है। एक सर तीसरा कॉन्सेप्ट मैं बताऊं आपको, तीसरा कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं आपको, अबे ज्यादा बड़ा बना दिया यार, इतना ही बड़ा नहीं बनाना था। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, चलो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन, थर्ड कॉन्सेप्ट जो आपको जानना है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होगा। चलो बताओ न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होता है, न्यूक्लियस के में कितना चार्ज होगा, न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज होगा, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा, जल्दी जल्दी बताओ। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होगा कि निगेटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा कि निगेटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सर प्रोटॉन का नंबर कितना होता है Z, और उसके ऊपर कितना चार्ज होता है प्लस E। सर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, और ये कितना चार्ज हो गया, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन हो गया, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन हो गया प्लस ई मतलब ये देख लो, इसको क्या बोल देंगे। अच्छा न्यूट्रॉन का चार्ज तो नहीं काउंट करोगे ना गाइस, न्यूट्रॉन का चार्ज तो नहीं काउंट कर लोगे ना कि न्यूट्रॉन पे भी चार्ज होता है। किसी को दिख रहा है क्या चार्ज, अगर न्यूट्रॉन पे किसी को चार्ज दिख जाए बेटा, मैं सच बताता हूं तुम इस क्लास के लेवल के नहीं हो, तुम बेटा सीधा ऑस्कर के लेवल पे हो। ऑस्कर, हाँ नोबेल प्राइज, ये सब बड़ी बड़ी बातों के लिए तुम हो, ये छोटी मोटी जगह पे अपना टाइम मत वेस्ट करना। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, निगेटिव पॉजिटिव जीरो, कितना होता है जीरो। सर न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं लेते, न्यूक्लियस पे कोई चार्ज पूछेगा तो सर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। अब भाई लिख भी देता हूं, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। हाँ कुछ तो ऐसे है ना भाई, रिवीजन भी सर आप ही कराइए, सब जो लिखिए कीजिए, लिखा कीजिए, सब आप बता दिया कीजिए। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस ई का मतलब प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम।
देख लीजिए, अगर न्यूक्लियस पे कोई चार्ज पूछेगा तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना आएगा, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना आएगा सर, Z इंटू ई आएगा, प्लस Z इंटू ई आएगा, पे 10 की पावर -19 हो जाएगा। डन, श्योर है, पक्का। तो ये कुछ बेसिक फिजिक्स है जिसके ऊपर मैं आपको फिर से थोड़ा सा, क्योंकि केमिस्ट्री में इनकी जरूरत पड़ेगी मुझे, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं। मुझे पता है ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन बेटा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि मेरे अंदर कीड़ा मचा पड़ा है कि पढ़ने वालों को पढ़ा दिया जाए। हाँ, अदरवाइज मैं बोल देता सीधा सीधा कि ऐसा होता है, लेकिन अभी नोट करके मैंने ये 2-3 चीजें इसलिए बताई क्योंकि अब मैं आगे एक बहुत बड़ी बात करने वाला हूं, एक बहुत हाई फाई बात करूंगा, बहुत खतरनाक बात करूंगा। शायद देखिएगा कोई भी सर्कुलर मोशन में होगा उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। सर दो चार्जेस के बीच में Q1 Q2 के बीच में सर फोर्स कितना लगता है, अगर निगेटिव है तो मतलब अट्रैक्शन लगेगा, पॉजिटिव है मतलब रिपल्सन लगेगा। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, प्लस Z इंटू ई होता है, प्लस Z इंटू ई होता है। तो शुरू करें कहानी को, अब आ जाइए, अब आइए फिर से एक बार, ऑलरेडी आपने थ्योरी लिख रखी है, लेकिन आइए उसके पॉइंट्स को समझते हैं और रदरफोर्ड की आत्मा को आज हम लोग शांत कर देंगे। आज हम लोग रदरफोर्ड को अपनी क्लास से परमानेंटली विदा कर देंगे, लेकिन उनके जाने से पहले आइए उनकी कुछ बातें करते हैं। जैसे उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ बोला था, याद करो पिछली क्लास में मैंने आपको यह बात लिखवाई थी कि भैया इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सर ऐसा होता है। आज मैं फोर्थ स्टेज पे बात करने वाला हूं, ये जो फोर्थ पॉइंट है उसको आज बात करने वाला हूं। बाकी पहले के 3 पॉइंट्स आपको ऑलरेडी बताए जा चुके हैं, मैं इस फोर्थ पॉइंट की टांग खींचने वाले हैं। हम फोर्थ पॉइंट को ध्यान से देखने वाले हैं, फोर्थ पॉइंट को हम लोग ध्यान से देखने वाले हैं। क्या होता है सर, पॉजिटिव चार्ज कहां होता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। लेकिन ये चौथा पॉइंट जो है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, सर ऑब्वियस है सर, ये सोचो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूम रहा है, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। सर उसको कौन बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आइए एक बार रदरफोर्ड के इस फोर्थ पॉइंट को डायग्राम से समझते हैं, कैसे ये क्या कहना चाहते हैं। रदरफोर्ड की इस बात को ध्यान सुनिएगा गाइस, क्या मैं ये न्यूक्लियस ऐसे बना सकता हूं? क्या मेरी इतनी मजाल कि मैं ये लिख पाऊं? क्या मैं ये लिख सकता हूं? अरे ये नोट नहीं करना है यार, ये क्यों नोट करना है, पिछली क्लास में कर लिया था। अबे सब चीज नोट कर, सब छाप देते। अबे सब थोड़ी ना छापना है यार। हाँ सर ने बोला है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जीतेगी, सर छाप दें? अबे नहीं यार, सब ये तो पिछली क्लास में लिखवाया था। मैंने बोला इसको डिकोड करते, ये पॉइंट समझते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखेंगे। ऐसा तो सब लिखना है, लिखना ये लिखो, ये लिखा सर, ये काम की चीज लिख ली, ये लिखेंगे ना, ये लिखेंगे। अब मैं इसको क्यों लिख रहा हूं, ये न्यूक्लियस है मेरे लिए, और ये मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। सर मेरा न्यूक्लियस है और ये क्या हो गया, मेरा इलेक्ट्रॉन हो गया। सर देखिएगा, देख रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। इनके बीच में एक दूसरे के लिए क्या होगा सर, एक पॉजिटिव चार्ज होगी, एक निगेटिव चार्ज होगी। सर एक दूसरे को क्या बोलेंगे, कौन जीतेगा बता दीजिए। ऐसा लग रहा है हाँ, हमें नहीं डिसाइड करना है, हमें क्या मतलब कौन जीतेगा, जो जीतेगा उसकी जीत में हम खुशी मनाएंगे। क्यों बोलना हम किसके फैन है किसके नहीं, पंखा थोड़े ना बनना है हमें, और क्या है। ठीक है, जो जीतेगा वो हमारी टीम है। हम ड्रीम 11 थोड़ा ना खेल रहे हैं भैया, ड्रीम 11 में थोड़ी ना है कि हमें जिताना है किसी को, एकदम मतलब मस्त वो बनाना है। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव, चलो इसके बीच में बताओ सर कूलम्बिक फोर्स कितना लगेगा, कूलम्बिक फोर्स कितना लगेगा। सर कूलम्बिक फोर्स के, सर एक साइड Z इंटू ई, एक साइड -E/r², ये r डिस्टेंस हो गया तो r² लगा दिया। कूलम्बिक फोर्स क्या लगेगा, इतना लगेगा। अच्छा, इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा। सर बाहर, अंदर क्यों नहीं जा रहा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है तो अंदर क्यों नहीं जा रहा, इसका रीजन क्या होगा। सर यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। किसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सर इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। तो सर यहां पर mE/v²/r ले सकते हैं, वेयर me इज मास ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन लिख दूं, 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास लिख दूं। v क्या है, वेलोसिटी, r क्या है, रेडियस।
सर अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड उसने क्या लॉजिक दिया कि ये इसको खींच क्यों नहीं रहा है, क्योंकि भैया इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लग रहा है तो इधर क्या लग जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा, इधर क्या लग जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाएगा। उसके हिसाब से ये देख लेना कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, रदरफोर्ड को क्वेश्चन कर करके लोगों ने परेशान कर दिया कि भैया ये फोर्स इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। सर ये देख लीजिए, एक दूसरे को ये दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, सेंट्रीप्यूटल फोर्स बोल देंगे। सर ये ऐसा लिख सकते हैं सर, के जेड ई इंटू ई स्क्वायर प्लस माइनस 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 क्यों हटा दिया मैंने, क्योंकि भैया वेक्टर वाइज, अरे बाप रे, वेक्टर वाइज क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो इसको क्या लेंगे, निगेटिव, और ऑब्वियस हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमें अट्रैक्शन। निगेटिव क्या बताता है, अट्रैक्शन बताता है, ये क्या बता रहा है, रिपल्सन। तो ऑब्वियस इन दोनों को हमने क्या किया, मैथमेटिकली इक्वेट कर दिया। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड टैलेंटेड इंसान था, उसने बोला कि ऐसा होता है इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से मर्ज नहीं करता है, ऐसा होता है इसीलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से मर्ज नहीं करता है। लोगों ने रदरफोर्ड से क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों नहीं होता, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, खींच लेगा अपने हिसाब से। बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि ये इसको इधर नहीं खींच पाता। क्यों नहीं खींच पाता, क्योंकि सर यहां पर एक कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्री, और ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये बात किसने बोली, रदरफोर्ड ने। ये बात किसने बोली, रदरफोर्ड ने। पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये बात किसने बोली, रदरफोर्ड ने बोली। हाँ, ये बात किसने बोली, रदरफोर्ड ने बोली। किसने बोली, रदरफोर्ड ने बोली। हो जाएगा, श्योर हो। चलो अब देखो, मैंने तुमसे बोला कि भैया ये दोनों एक दूसरे को क्या करने चाहिए, सर बैलेंस करने चाहिए, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। यही पॉइंट यहां पर रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बोला था, ये रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बोल दिया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बैलेंस कर रहा है, तो इसको बैलेंस करने का था। अब जैसे ही बोला आर स्क्वायर कहां से आया, ओ भाई साहब बेटा अब छोड़ दो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, आर स्क्वायर कहां से आया। हाँ चलिए, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। भैया हमारे पास रदरफोर्ड चाचा जैसे ही ये सब बात बोल के गए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बोल के गए। हाँ, अबे सेंट्रीफ्यूगल लिख ले यार, तू सेंट्रीफ्यूगल लिख ले, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। अभी फिजिक्स में पढ़ेगा, तुझे पता चल जाएगा कौन सी चीज कब यूज करते हैं। अभी आएगा टाइम बेटा, तब पता चलेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे सेंट्रीफ्यूगल लिखा है, अच्छा ये डाउट है, सेंट्रीफ्यूगल लिख ले भाई, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, एक बाहर लगता है एक अंदर लगता है। हाँ, एक बाहर लगता है एक अंदर लगता है। mv स्क्वायर बाई आर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। भाई साहब ये डाउट है, ये लो कर देते हो तो हमें बाहर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, अंदर लगेगा सेंट्रीपिटल। वो कब लगता है वो आपको फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ई स्क्वायर कैसे आया, ई इंटू ई के जेड ई इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये माइनस हो गया। ये माइनस साइन क्या दिखाता है, माइनस साइन क्या दिखाता है, अट्रैक्शन दिखाता है। तो अट्रैक्शन हो गया सर, यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो ऑब्वियस एक प्लस होगा एक माइनस होगा। मैंने मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड पता है क्या होता है, मैग्नीट्यूड कंपेयर कर लिया, बस हो गया, ठीक है। चले नहीं, दोनों इक्वल होंगे तभी तो एटम बैलेंस हुआ ना, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन कहां घुस जाता है, इसके अंदर घुस जाएगा ना। अगर कोई बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा अंदर की तरफ, तो क्यों नहीं आ रहा, उसी का रीजन तो किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। उसी का रीजन किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ क्या सर, ये फोर्स जो है अट्रैक्शन जितना हो रहा होगा उतना ही क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, उतना ही क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अदरवाइज ये अट्रैक्ट हो जाता, बाहर की तरफ उतना ही फोर्स लग रहा होगा, तभी वो अट्रैक्शन नहीं दिखा पा रहा। पक्का, चलिए आइए यहां पर अब रदरफोर्ड की आत्मा अभी शांत होने ही वाली थी, तब तक क्या हो गया, लोगों ने ड्रॉबैक निकालने शुरू कर दिए। जैसे हमारे साथ होता है, हम लोगों के साथ हो रहा होता है कि ड्रॉबैक निकालना शुरू करते हैं, ड्रॉबैक निकालना शुरू करते हैं। ध्यान सुनना, ड्रॉबैक क्या निकाला, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक क्या आ गया। रदरफोर्ड आत्मा जैसे ही बोला कि सर न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड सर्कल घूमता रहता है। उसी टाइम पर कौन आ गया, ध्यान सुनिएगा, ये मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर नहीं है भाई, उसने भी रिटायरमेंट घोषित कर दी है। ये मैक्सवेल जो है,
ये जो मैक्सवेल है इसने एक बात बोली, ड्रॉबैक क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा। रदरफोर्ड का मॉडल कैसे अपना रदरफोर्ड का मॉडल कैसे अपना उसका क्या प्रॉब्लम्स क्या है, रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ। जैसे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया, रीजन क्या था कि वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साथ में रख दिया, प्लस और माइनस एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। थॉमसन मॉडल इसलिए फेल हो गया क्योंकि प्लस और माइनस एक साथ रख दिया गया था, वो इसलिए नहीं चल पाया। रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने बड़ी हाई फाई बात कर दी। रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमता रहता है। अब भैया एक मैक्सवेल चचा है, मैक्सवेल ने बोला ऐसा कैसे, मैक्सवेल ने बोला कि भैया अगर कोई चार्ज पार्टिकल जब भी घूमेगा तो वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, और उसके कारण इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी सर, लूज होती जाएगी, और सर कुछ देर बाद वो क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, और कुछ देर बाद नहीं, सिर्फ 10 की पावर -8 सेकेंड्स में वो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते 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 न्यूक्लियस में मर्ज कर जाएगा। वो 10 की पावर -8 सेकेंड्स में न्यूक्लियस में मर्ज कर जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मर्ज कर पाएगा, सीधी सी बात है, न्यूक्लियस में मर्ज कर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मर्ज कर जाएगा, न्यूक्लियस में मर्ज कर जाएगा। तो ये बात किसने बोल दी, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था कि भाई अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल चार्ज पार्टिकल्स होते, और वो क्या करते, जैसे जैसे आगे मूव करेंगे सर वो क्या करेंगे, देख लो, चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या करेंगे, जैसे जैसे जाएंगे उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल उसने बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो भैया इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा तो भैया ये क्या करेगा, एमिट करेगा, एनर्जी निकालेगा, और जब एनर्जी निकलेगी तो 10 की पावर -8 सेकेंड्स में वो किस में चला जाएगा सर, 10 की पावर -8 सेकेंड्स में वो किस में चला जाएगा सर, जाके वो किस में मर्ज हो जाएगा, न्यूक्लियस में। भैया इसका मतलब एटम तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, एटम तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, इसके हिसाब से एटम तो फिर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। अब देख लो, रदरफोर्ड को उंगली करने वाला मैक्सवेल बर्बाद कर दिया, बोला भाई साहब अब तो ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। अब रदरफोर्ड बोला यार ये क्या बात होती है यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि भैया कौन, इस तरह से कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पहला ड्रॉबैक क्या आया, पहला ड्रॉबैक यही आया कि मैक्सवेल भाई साहब के कहने पे लोगों ने ये देखा कि भैया आपका क्या कर जाएगा, चार्ज पार्टिकल अगर कहीं रोटेट करता है, घूमता है, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, और वो धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाएगी, ऑर्बिट श्रिंक होता जाएगा, और वो सिर्फ 10 की पावर -8 सेकेंड्स में कहां चला जाता है, न्यूक्लियस में चला जाता है। सिर्फ और सिर्फ 10 की पावर -8 सेकेंड्स में कहां चला जाता है, न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। मतलब इसके हिसाब से एटम की स्टेबिलिटी वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया सर, रदरफोर्ड के हिसाब से एटम इस तरह से होगा तो अगर स्टेबल नहीं होगा 10 की पावर -8 सेकंड में एटम बर्बाद हो जाएगा, 10 की पावर -8 सेकंड्स में एटम क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पक्का। तो ये पहला ड्रॉबैक था। ऑब्वियस है रदरफोर्ड चाचा इतनी मेहनत करके इतना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके लाए थे, ऑब्वियस उनको बुरा लगा कि भैया ऐसे कैसे यार, किसी ने मतलब ऐसे उंगली कर दी, अभी तो बड़ी मुश्किल से फिजिक्स समझाया था, आधी क्लास अपने पास स्पैमर जो है बोल रहा है कैसे इक्वल हुआ, क्या हुआ, कौन सी चीज कहां आ रही, बड़ी मुश्किल से तो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, फिर लोग बोलने लगे, उंगली करने लगे, लोगों ने बोला ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे। रदरफोर्ड बेचारा बोला कि यार ऐसा है, तुम लोग रहने दो भाई, मैं चलता हूं, दुआओं में याद रखना। हाँ, रदरफोर्ड ने बोला भाई साहब, मैक्सवेल को बोला ठीक है तुम जाओ ऑस्ट्रेलिया से खेल लो, हम चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। हाँ हम चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। तो पहला ड्रॉबैक ये आ गया, रदरफोर्ड का फर्स्ट ड्रॉबैक यही था कि भैया ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे यही पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। सेकंड ड्रॉबैक क्या था, अब देखो जब आदमी गलतियां करता है ना तो लगातार गलतियां होती हैं। जैसे कल अगर किसी ने आईपीएल देखा हो तो उसे पता चल रहा था लगातार गलतियां हो रही हैं, हाँ जिंदगी खराब हो रही है, पता चल लगातार हारे जा रहे। ड्रॉबैक क्या, दूसरा ड्रॉबैक देखो, जब आदमी उंगली करने पे आता है, बहुत सारे लोग उंगली करने आ जाते हैं, ये क्या बोल रहा है सर, दूसरा ड्रॉबैक लोगों ने ये बोला कि आपने ये बताया ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होता है न्यूक्लियस के अराउंड, आपने बस बोल दिया कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन कहां घूमते रहते हैं, कहां रहते हैं, किधर रहते हैं, बताओ तो सही। रदरफोर्ड बोला सर रहने दीजिए,
हाँ अब चलते हैं सर, एकदम हाँ शांत रहिए, छोड़ दीजिए, ये चीज हमें नहीं पता। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या बोला, भाई साहब हमें रहने दीजिए, चलते हैं। रदरफोर्ड अपना चला गया, बोला सर रहने दीजिए। फिर देखो फिर से लोगों ने उंगली करनी शुरू करी, बोला सर आगे जाके फिर से आए, बोला सर हाइड्रोजन एटम जो है उसको बताइए कंटिन्यूअस होता है कि रदर डिसकंटिन्यूअस होता है। रदरफोर्ड बोला भाई साहब बस हो गया, हमारा काम हो गया, अब हम चलते हैं, हमको बस दुआओं में याद रखिएगा, इसके अलावा हम निकल जाते हैं। हमें बस इतना ही है कि भैया हमारे हिसाब से न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इधर जो फोर्स लगता है उसको बैलेंस करने के लिए उधर फोर्स लगता है, हमारे हिसाब से ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और अब चलते हैं, देख लो। रदरफोर्ड बेचारा शांति से निकल गया, रदरफोर्ड शांति से निकल गया, बोला यार बस हो गया यार, इतना नहीं करा सकता मैं इन लोगों को, अब भैया ये दुनिया काम की नहीं है, हाँ ये दुनिया पित्तल दी है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, हाँ ऐसे ही है। तो रदरफोर्ड निकल गया, बोला बस हो गया यार, इतना ही हो पाएगा, अब इतने से ज्यादा, जैसे देखो ना थॉमसन के ऊपर लोगों ने उंगलियां करी, थॉमसन को लोगों ने बर्बाद किया, फिर कौन आया, रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड को अब लोगों ने बर्बाद कर दिया, अब इसको बचाने के लिए कौन आएगा, सर तीसरा मॉडल आएगा। लोगों ने ही ये काम करे, हम जैसे लोग होते, हम लोग रील देखने वाले लोग थे, हम लोग होते तो हमें फर्क भी नहीं पड़ता, जैसे मान लो अभी कोई बोले, हाँ अभी कोई बोले तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, ऐसे ऐसे रील देख रहे हैं, हाँ अच्छा एटम होता है, हाँ ठीक है तुम बोल दो, हाँ ठीक है बढ़िया रील, बोरिंग लग रहा है यार, तुम निकलो यार, हाँ डांस ऐसे, हाँ इस पे ऐसे भी डांस हो सकता है, यही हो रहा होता। स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा पता चलेगा, अभी रुक जाओ, अभी पता चलेगा, अभी तो चैप्टर बढ़ना चालू हो रहा है, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चलेगी, इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, लाइट एमिट करते हो ना, स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, लाइट एमिट करता है, याद करो ऐसे विबग्योर करके स्पेक्ट्रा पढ़ा होगा, अभी आज ही पढ़ेंगे, टेंशन मत ली, स्पेक्ट्रा ऐसे विबग्योर होता है, हाँ तो हाइड्रोजन भी लाइट एमिट करता है तो उसका स्पेक्ट्रा होता है, हाइड्रोजन भी एक लाइट एमिट करता है, उसको स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अभी तो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, अभी हाइड्रोजन एटम आएगा बेटा, खुल के आएगा, हाँ हाइड्रोजन ऑब्वियस, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा मतलब बेटा वही बात है ना, व्हाइट लाइट कितने स्पेक्ट्रा में डिवाइड होती है, तो ऐसे ही हाइड्रोजन का एटम है, उसका भी अपना लाइट निकलेगा। अभी सब जगह से तुम्हें क्या लगता है खाली वीडियो में एडिट में ऐसे लाइट निकलता, आंखों से लाइट निकलता, बेटा हाइड्रोजन भी लाइट निकालेगा, हर एक मेटल लाइट निकालेगा। अभी रुक जाओ, इसी हफ्ते लाइट निकल रहा होगा, देखने में पता चलेगा, लाइट ही लाइट है, ठीक है उसी को बोलते हैं। तो सर रदरफोर्ड के बाद अब हम लोग बोले कि यार ठीक है यार चलो कोई बात नहीं, पिछली क्लास में थॉमसन आया, इस क्लास में रदरफोर्ड आया, सबकी उंगली कर दी तुम लोगों ने, सबको बेचारे को बदनाम कर दिया, हमने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, रदरफोर्ड चला। अब याद रखना रदरफोर्ड चला। अब यहां से बेटा, यहां से अब थ्योरेटिकल पार्ट आपका इस चैप्टर का खत्म हो चुका है, थ्योरी और प्लस अब न्यूमेरिकल साथ में आने वाला है। तो जो लोग भी जितना मजे लेना है बेटा ले चुके हो, अब शांति से यहाँ फॉर्मूला और नाम लिखते चलना, क्योंकि कुछ देर बाद बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, सच बता रहा हूं, क्योंकि ब्लॉग कभी ब्लॉग बन जाएगा आपकी जिंदगी का, ये पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। देखो अब शुरू करते हैं हम फिर से एक फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है वेव्स। वेव्स क्या है सर, वेव्स क्या होती हैं? अब मैं आपसे फिर से पूछूंगा वेव्स क्या है, तो आप सबको ऐसे मुझे पता है आप सबका 9-10 बहुत स्ट्रांग था, तभी आप 11th में साइंस लेके आए हैं। वेव्स कैसी होती हैं, तो वेव्स में देखोगे तो वेव्स ऐसी बनाई जाती हैं, शायद आप लोगों को याद हो ऐसी वेव्स बनती थी कभी किसी टाइम पे, आपने कहीं बनाई हो साउंड वेव्स ऐसे करके, या फिर कहीं पर वेव्स बनाई हो। वेव्स के अंदर इसको क्या बोलते हैं, ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, ये पॉइंट क्या कहलाते हैं सर, ये यहां तक की हाइट को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये जो हाइट होती है, इसको क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ये सब पता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ये जो पॉइंट होता है, अपर मोस्ट पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपर मोस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। ये जो लोअर पॉइंट होता है बेटा, वेव्स देखा है हमने, वेव्स देखा है 9th या 10th में कहीं पढ़ा हो, इसको ट्रफ बोलते हैं। कोई वेव होगी उसके ऊपर ऐसा पढ़ा होगा कि ये 9th और 10th में क्रेस्ट और ट्रफ होती है, क्रेस्ट होता है, ट्रफ होता है। ये जो हाइट होती है वेव की, ये जो हाइट होती है वेव की, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ए। सर ये हाइट ए कहलाएगी, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। सर ये देख लो, क्रेस्ट होता है, ट्रफ होता है। सर इसके बीच में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे पहला एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं हम लोग वेव लेंथ। वेव लेंथ जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेमडा से। सर लेमडा प्रोनाउंस करा जाता है, लेमडा।
इसको लेमडा से प्रोनाउंस करते हैं। वेवलेंथ क्या होता है सर? किसी भी वेव के अंदर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स के बीच का, उसको क्या बोलते हैं सर? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। सर ये क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। एम्पलीट्यूड दो क्रस्ट के बीच में, सर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा सर? ये एम्पलीट्यूड वेवलेंथ कहलाएगा। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा। और अगर मैं बोलूं कि सर वेव नंबर, तो वेव नंबर देखना बेटा कैसे डिफाइन करते हैं। वेव नंबर क्या होता है सर? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। सर पर यूनिट लेंथ वेव नंबर, सर इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू की बार। सर न्यू बार जो होता है ये कितना हो जाता है? रेसिप्रोकल ऑफ दिस। वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा सर? यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या होगा सर? यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज क्या होता है? यूनिट ऑफ लेंथ। वेवलेंथ जो होता है मोस्टली किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? लेंथ के रिस्पेक्ट में देते हैं। यूनिट जो होता है कितना हो जाता है? वेवलेंथ। ये सब चीजें आपको शायद याद हो, 9th 10th में कभी किया हो कि सर दो वेव्स के बीच में, क्रस्ट के बीच में, सर ये याद रखें 1 नैनो। वेवलेंथ किसमें मेजर करोगे? 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -9 मीटर। सर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 की पावर -10 मीटर। ऐसा पढ़ सकते हैं। याद आ रहा है? प्रोनाउंस्ड एज लैम्ब्डा। हो जाएगा डन। तो ये नोट करना बेटा हर एक टाइम लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, साइड बाय साइड लिख लो। 4 पेज, एक पेज में एक लाइन लिखा हुआ है यार। सच बता रहा हूँ, कभी यार बहुत इरिटेशन हो जा रही है यार, ऐसे अजीब से लोग आए हुए हैं यार। हाँ, और बनना क्या है? डॉक्टर। ठीक है, कोई नहीं। कब नोट करना है कब नहीं नोट करना आपको दिखना चाहिए ना। लिख रहे हैं तो नोट कर लो भाई, जो काम की चीज है, नई चीज दिख रही है, नोट कर लो। आज शाम भर के लिए, आज की क्लास के लिए चैट डिसेबल, एंजॉय करो। चलो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं सर? फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? न्यू। सर ये क्या होता है? इट इज क्या बोला जाता है? इट इज साइकिल या रिवॉल्यूशन। इट इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, या फिर हम क्या बोल देते हैं? साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी का यूनिट अगर कोई पूछेगा तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो जाता है सर? इसको हम लोग बोल देते हैं हर्ट्ज, या फिर इसी को HZ से लिखते हैं, या फिर साइकिल पर सेकेंड। आपको ऐसा भी दिख जाएगा, साइकिल पर सेकेंड लिख जाएगा। साइकिल मतलब वेव जो होती है बेटा, वेव जो होती है यहां से यहां तक को वेव बोलते हैं। देखो यहां से स्टार्ट हुआ वेव, मतलब सर ये देखो यहां तक आया, फिर से यहां स्टार्ट हो गया, सर जहां से स्टार्ट हुए वहीं पहुंच गए, फिर से वो वेव रिपीट हो गई, वेव इसको बोलेंगे। यहां से यहां तक एक वेव, यहां से फिर यहां तक एक वेव कहलाती है। तो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट, पर यूनिट सेकेंड, एक सेकेंड में कितना होता है उसी को क्या बोला जाता है? उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट सेकेंड, उसी को क्या बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट सेकेंड, उसी को क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होगी, ये ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर दो सर, टाइम पीरियड आ जाता है। टाइम पीरियड क्या होता है सर? टाइम पीरियड कैपिटल T से डिसाइड करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वेव। एक वेव बनने में, या एक साइकिल बनने में, या एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है?
टाइम पीरियड जो होता है बेटा, टाइम पीरियड जो होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी आ जाती है। टाइम पीरियड की बात करें तो 1 अपॉन न्यू हो जाता है। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? प्रोनाउंस्ड एज न्यू। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? प्रोनाउंस्ड एज न्यू। ये किस तरह प्रोनाउंस होता है? न्यू की तरह, एन यू, न्यू की तरह प्रोनाउंस करते हैं। तो ये भैया फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी हो गई, टाइम पीरियड हो गया। फिर हम लोगों के पास क्या आ जाता है? फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, और अगला आ जाता है सर वेलोसिटी ऑफ वेव्स। किसी वेलोसिटी ऑफ वेव्स निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी ऑफ वेव की बात की जाए तो वेलोसिटी जो निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है? सर कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ कर दो, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ कर दो सर, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ को क्या बोल देते हैं? वेलोसिटी बोल देते हैं। किसी वेव की वेलोसिटी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी। टाइम पीरियड निकालना है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी कर दो, फ्रीक्वेंसी न्यू होता है। वेवलेंथ का अपोजिट क्या हो जाता है? वेव नंबर हो जाता है। ये 4-5 बेसिक टर्म्स का ध्यान रखिएगा, ये 4-5 बेसिक टर्म्स का ध्यान रखिएगा कि भैया ये हमारे पास आएगा। सर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर, वेवलेंथ। जल्दी जल्दी छापिए जो लोग साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं। हो जाएगा। तो जब भी कोई वेव देखोगे उसकी ये 4-5 टर्म्स का ध्यान रखना, वेव लेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ये सब छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। रीजन क्या है कि भैया हम अब आगे जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ने वाले हैं, और उनका जो वेव नेचर आएगा उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर मैं इसकी बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली होता क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं कि सर याद रखिएगा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, सर जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर एक्सिलरेटेड मोशन में घूमता है, एक्सिलरेटेड मतलब, एक्सिलरेशन तो हमें शायद नहीं पता होगा, एक्सिलरेटेड मतलब लात मार के जब घुमाया जाता है, जब वहां एक्सिलरेशन देके उसको घुमाया जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सिलरेटेड मोशन। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड मोशन में, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड मोशन में चल रहा है, अंडरगोज एक्सिलरेटेड मोशन, किस में जा रहा है? एक्सिलरेटेड मोशन में चल रहा है, अंडरगोज एक्सिलरेटेड मोशन, इट एमिट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, these radiations are known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल देते हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल देते हैं। रेडिएशन या फिर क्या बोल दिया जाता है? वेव्स बोल दिया जाता है। मतलब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, मान लो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन देखना है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मोशन में जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड में मोशन में जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा मोशन कर रहा है तो इसके सर देखिएगा परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और इसके परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे ऐसे है तो सर इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। इस वेव को क्या बोलेंगे? ये जो वेव जनरेट हो रही है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? EM वेव्स बोल देते हैं। सर ये क्या कहलाती है? EM वेव्स कहलाती हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ये जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर एक्सेलरेशन, तो ये क्या कहलाती हैं? सर ये वेव जनरेट करती है, जहां पर सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसको बोलते हैं। सर अगर कोई चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन मूव किया तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहां यूज हुआ था? अभी आपके चैप्टर में कहां यूज हुआ था? चलो अब रिवाइज तो कर नहीं रहे होगे, हाँ तुम्हें स्पैमिंग से मतलब है, कर लो बेटा, उससे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ही लॉस है और क्या। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये देख लो सर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपस में भी, मान लो ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ये देखो, ये देखना, एक लाइन लिख रहा हूं, मूवमेंट ऑफ या डायरेक्शन ऑफ, ये देखना डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन, ये क्या होगा सर, ये परपेंडिकुलर होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इसके परपेंडिकुलर चलेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के परपेंडिकुलर चलेंगे। तो जब भी एक चार्ज पार्टिकल अगर हम बोले एक्सीलरेटेड मोशन में जाता है तो एमिट करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इन रेडिएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे बना दो, पक्का हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएम वेव्स, बेटा देखना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इक्वल टू, याद है ना, ये डेविएट नहीं करते इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, याद करो कल ही बताया था, मतलब कल नहीं सैटरडे को बताया था कि मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं करते, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये किसके बराबर होते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट के। लाइट की स्पीड कितनी होती है सर, अगर आपको याद हो, वेलोसिटी ऑफ, नहीं याद कैसे हो सकती है, 9th-10th में तो सर सो रहे थे ना हम लोग, हाँ हर एक चीज पे। सर वेलोसिटी ऑफ लाइट किसके बराबर होती है, सर वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोल देते हैं सर, ये हो जाता है सी, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलेंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलेंगी, लाइट के हिसाब से चलेंगी। इनके केस में देखोगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसके बराबर हो जाएगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी जो होगी वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होगी। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते। देखो इसका डेविएशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे जा रहा था वैसे ही जा रहा है। इसके परपेंडिकुलर ये लगा है, इसके परपेंडिकुलर ये जनरेट होता है। जब भी कोई, जैसे शायद अब कोई बोले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, बचपन में बेटा जब 9th-10th में कभी पढ़ा हो, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन जब होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। शायद ऐसा कभी गलती से पढ़ लिया हो, उम्मीद कम है लेकिन पढ़ लिया हो गलती से आपने, तो देख लो सर, अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और जब करंट जनरेट होगा तो उसका अपना एक क्या होगा, फील्ड जनरेट होगा, एक एरिया जनरेट होगा। करंट का अपना एक एरिया जनरेट होता है, तो करंट का एरिया ये जनरेट होगा। सिमिलरली अगर आपके पास करंट है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपके अंदर मैग्नेटिज्म होता है, सुना हुआ, ये बड़ा हाई वोल्टेज वायर होता है, खींच लेता है अपने साइड। खींच क्यों लेता है, बिकॉज उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, आप उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये याद रखिएगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन करेगा तो उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ये दोनों एक दूसरे, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये जो टी लिखा हुआ है उल्टा, इस टी का मीनिंग तो हाँ नहीं लिख देता हूं यार, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये देखो इस टी का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर को हम बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ईएम वेव्स डू नॉट रिक्वायर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मतलब जैसे इनको कोई भी जरूरत नहीं होती। जैसे आपका लाइट है, आपके लाइट में देख लो ना सर, इसको जरूरत है क्या सर, हाँ इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, साउंड को चाहिए, साउंड को चाहिए, बट ये लाइट जो होती है बेटा सन से चलती है और हमारे तक पहुंच जाती है बिना किसी मीडियम के। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कोई भी प्रोपगेशन करने के लिए, मूवमेंट के लिए, सर प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट के लिए क्या नहीं चाहिए, कोई मीडियम नहीं चाहिए। साउंड है, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, साउंड कभी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ईएम वेव्स जो होती हैं आराम से ट्रैवल करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं वो आराम से ट्रैवल करती हैं, डू नॉट रिक्वायर एनी प्रोपगेशन। सर ये देखिएगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अभी जस्ट बोला था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दुनिया का कोई वेव हो
हाँ, दुनिया का कोई वेव हो, वेलोसिटी ऑफ वेव किसके बराबर होता है? वेलोसिटी ऑफ वेव किसके बराबर होता है? वेलोसिटी ऑफ वेव किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो ये किसके बराबर होगा? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स किसके बराबर होती है? लाइट के बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। सर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू फिक्स्ड है। सर सी की वैल्यू कितनी होगी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होगा। सर वेलोसिटी इंटू फ्रीक्वेंसी, यहां से फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से वेवलेंथ पूछा जाए, अगर मैं यहां से फॉर्मूला पूछूं वेवलेंथ का फॉर्मूला बताओ, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सर C अपॉन न्यू आ जाएगा। सर लेमडा की वैल्यू निकालनी हो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी हो, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि C की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स किसके बराबर होती है? लाइट के बराबर होती है। हम ऐसा बोल भी सकते हैं कि सर दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, न्यू इंटू वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू सी। सर ये सी की वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁻। सर यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, क्या ये ग्राफ आप सब लोग बता सकते हैं? एक्स इंटू वाई, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। ये क्या है वैल्यू? ये तो कांस्टेंट है ना। तो भैया इसका ग्राफ कैसा बनेगा? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा बनेगा? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा बनेगा? सर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा बनेगा? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा बन जाएगा? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा बन जाएगा? कैसा बन जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा क्या? ऐसा बन जाएगा। सर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वेवलेंथ कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम करोगे वेवलेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जब दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन दिया हो और वो कांस्टेंट हो, दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन अगर कांस्टेंट हो, तो वंस अपॉन ए टाइम इन फिजिक्स हमने ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है, कि दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन अगर कांस्टेंट है तो एक की वैल्यू बढ़ाएंगे दूसरा कम हो जाता है। x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होता है तो x क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y हो जाता है। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ऐसा हो जाएगा पक्का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेसिक बातें हमें पता चल गई कि इसका फ्रीक्वेंसी, इसका वेवलेंथ मल्टीप्लाई होता है सी के बराबर, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स रिलेशन में चलते हैं। कैसे? एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा ये कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई। हो जाएगा सर? चलो, ये हमारी नॉर्मल लाइफ में, इसको मत बनाने लगना भाई, बस दिखा रहा हूं। ये नॉर्मल लाइफ में हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं। जैसे आप सबको पता है आजकल इतने सारे रेडिएशंस हैं, जैसे कैंसर, हाँ, अल्जाइमर, ऑटिज्म, ये सब बहुत सारी टाइप की बीमारी हो जाती है कि अलग अलग रेडिएशन से। आपके पास अलग अलग रेडिएशंस होती है, सबका अपना वेवलेंथ है, अपना फ्रीक्वेंसी है, अपना ये है। सर देख लो सर, माइक्रोवेव से लेके हर एक अलग अलग टाइप की, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव, सारे अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, इसको मत ड्रॉ करने लगना, इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उन सबको अगर देखोगे तो हम लोग ऐसे, एनसीईआरटी में ये पिक्चर दिख जाएगी, एनसीईआरटी में आपको ये पिक्चर दिख जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। देखो इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, अगर इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ देखना इधर बढ़ रही है। एनसीईआरटी का पिक्चर दिखा रहा हूं, इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इधर क्या हो गया? वेवलेंथ बढ़ गया। फ्रीक्वेंसी का रीजन ये है तो वेवलेंथ का रीजन ये है। फ्रीक्वेंसी इधर ज्यादा, वेवलेंथ इधर। पक्का? क्यों हो रहा है? पता चल रहा है। ये पिक्चर मत बनाओ, पिक्चर बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। आपको पिक्चर नहीं बनानी, मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूं, आपको याद करने का तरीका बता देता हूं। देखिएगा याद कैसे करना है। सर सबसे अच्छी स्टोरी क्या है? अब वही है ना, तुमने चैट ही डिसेबल कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए बोलते हैं। हाँ, 10 लोगों के चक्कर में 90 लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि भाई ऑब्वियस है यार, हमारा भी मेंटल हैरेसमेंट होता है भाई। हाँ, सोच रहे हो मेंटल हैरेसमेंट हम लोग का भी होता है, लेकिन अब चलो कोई बात नहीं, बस यही है कि पैसे दिए तो कर लेते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की बात करें, स्पेक्ट्रा मतलब क्या होता है, जो पूरा ऐसे फैला हुआ है, ये स्पेक्ट्रा बोलते हैं ना, स्पेक्ट्रम शायद। अब यही बोले सर स्पेक्ट्रा क्या होता है, अरे भैया जो ये रेंज होती है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रा। ये इतना बड़ा जो रेंज दिख रहा है ना, ये देश देश देश, इसको याद करने का तरीका बताता हूं, ध्यान सुनना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, हार्ट बीट से, हार्ट बीट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी तो बताता है कि सर 1 सेकंड में 60 बार धड़कता है, 70 बार धड़कता है, 80 बार धड़कता है, जैसे बोल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के रेंज में याद करते हैं, याद करने का तरीका याद करो। रेडियो में देखना ध्यान से, शॉर्टकट देखो क्या होता है। रेडियो में, रेडियो वेव्स है, FM AM रेडियो वेव्स एक साथ। रेडियो में मतलब रेडियो के बाद क्या आता है, माइक्रोवेव्स। इसके बाद क्या आता है, इंफ्रारेड। रेडियो में आई वो यू मैं वचन देता हूं, सर देखिएगा, रेडियो में आई वो यू मैं वचन देता हूं, एक्स गर्लफ्रेंड से चैट, एक्सरे गर्लफ्रेंड से चैट, गामा रेस से चैट नहीं करूंगा। सर यहां से यहां याद करने का तरीका होता है, इस सीक्वेंस में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है, और इसके अपोजिट सीक्वेंस में जाएंगे तो आपका लेमडा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेमडा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब या तो आपके पास ऐसे पूरा चार्ट याद रखिए या फिर आप शॉर्टकट याद रखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा याद रखिएगा। याद करने का तरीका क्या है कि भैया रेडियो में मैं आई वो यू एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। अब या तो आप ऐसे पूरा लंबा चौड़ा याद कर लीजिए, या फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे याद रखना है। इसको याद करने का सिंपल तरीका ये देखो, ऐसे बना लो। रेडियो में भाई बोलते रहो अपने आप से, वचन दो, नहीं करोगे क्या, एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करोगे। इधर से इधर आओगे, सर ये बोलते बोलते हार्ट बीट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इधर से इधर आओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वचन देते देते ऑब्वियस है, ऐसी वचन कौन दे पाएगा, हाँ सर सबको पता है, अंदर सबके अंदर शैतान छुपा है। रेडियो में वचन देता हूं, सोच रहे हो रेडियो पे जाके वचन दे रहे, ऐसा तो नहीं सर, रेडियो भी डाउट है, हाँ ले भाई तेरे चक्कर में बंद है चैट, अब तुम्हारे लिए रेडियो क्या होता है सर, हाँ वचन क्या होता है सर, वचन तो हमको पता ही नहीं है सर, हमको तो कुछ आता ही नहीं है सर, हाँ सर रिपीट सर, लो गायब है। अर्जुना 2.2 बगल में है बेटा, जस्ट बगल में है, हाँ कुछ आता ही नहीं है सर। गजब गजब के लोग हैं यार, पूरा मूड स्पॉइल करते हैं कि सोचिए आदमी की पढ़ाओ, पता चला अरे सर, हाँ पढ़ने वाले भाई साहब शांति से बैठे हुए हैं, इनको चुल मची पड़ी है, फिर 2 साल बाद आएंगे अरे सर ऐसा भी होता है। ठीक है चलो, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इधर से इधर जाएंगे, रेडियो में आई वचन देता हूं, एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। अब आप सीधा सीधा, इसका मतलब क्या है, आर का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले कौन सा, सबसे कम वेव, सॉरी फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेडियो वेव्स की, फिर किसका होता है, माइक्रोवेव्स का। ये देख लो, अब आप नोट्स में ऐसे लिख लो, उससे अब आप एनसीईआरटी का पिक्चर थोड़ी ना बताओगे सर, पिक्चर थोड़ी ना बनाओगे। इंफ्रारेड सर ये क्या है, विजिबल लाइट, ये क्या है, विजिबल रेंज है सर, ये क्या है, अल्ट्रावायलेट, ये क्या होता है, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, ठीक है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन बोल दिया जाता है। एक्सरेज ये क्या है, एक्सरे है सर, ये क्या है, गामा रेज है, ये क्या है, गामा रेज है, एक गामा रेज है, और ये क्या है, कॉस्मिक रेज है, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्मिक रेज बोल देते हैं। तो बस याद रखिएगा, तरीका याद रखिएगा, रेडियो में वचन देना है, एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा, एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। फ्रीक्वेंसी आपको ही पता है सर, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो लेमडा निकाल सकते हैं, किसी की फ्रीक्वेंसी दी है तो लेमडा निकाल सकते हैं, लेमडा दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ये सर देख लीजिएगा सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये पॉइंट याद रखिएगा कि C इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा। फ्रीक्वेंसी दी है लेमडा निकाल दो, लेमडा दिया है फ्रीक्वेंसी निकाल दो, जो मर्जी वैसे निकाल दो। इनका ऑर्डर कैसे याद रखते सर, ये वचन देते देते आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज करती है, और ऑब्वियस है लेमडा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा जो होता है ऐसा हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा जो होता है ऐसा हो जाता है। विजिबल लाइट जो होती है बेटा, जो हमें दिखती है, विजिबल लाइट ही हम देख सकते हैं, आप कॉस्मिक रेज नहीं देख सकते, विजिबल लाइट ही हम देख सकते हैं। इसका जो लैम्डा होता है ना, ये 4000 टू 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। विजिबल लाइट जैसे हमें विबग्योर दिखता है बेटा, यही लाइट हमें दिख सकती है ना। अब कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज थोड़ी ना दिखती हमें,
हमें विबग्योर दिख सकता है, इसका मिक्सचर दिख सकता है, इंद्रधनुष दिखता है। कॉस्मिक रेडिएशन थोड़ी ना दिख रही है, हम थोर थोड़ी ना, हम आयरन मैन थोड़ी ना कि हमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स ये सब दिख रही हैं। हाँ, इंफ्रारेड में हम सुन रहे हैं, रिमोट दबाते हो, रिमोट की निकलती हुई लाइट दिखती है क्या कि रिमोट की लाइट किधर निकली, हमें सीधा सीधा सामने दिखता है। ठीक है, तो इंफ्रारेड, ये अल्ट्रावायलेट, ये सब नहीं दिखता हमें, सिर्फ हमारी आईज को ये विजिबल लाइट दिखती है। कहां से कहां, 4000 टू 7500 एंगस्ट्रॉम तक हमें दिख जाता है। चलिए आइए क्वेश्चन करिए, बताइए, क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये रेडियो में आई वॉ यू एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा, एक बार और रिपीट करिए, वचन की तरह एकदम वचन दीजिए अपने आप से। हाँ, रेडियो में रात में, अब तुम रेडियो नहीं तो रात में लिख दो, मम्मी पापा को वचन दे दो, नहीं करूंगा, क्या नहीं करना है वो तुम्हें पता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करो। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ये बता सकते हो क्या? किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, ये बता सकते हो क्या? किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? श्रेया होलकर पाल सिंह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में वहां फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो क्या वेवलेंथ डिक्रीज होगी? बेटा इनवर्स का मतलब क्या होता है? श्रेया जी आपको यही बताना चाह रहे हैं, इनवर्स का मतलब क्या होता है? एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ऑब्वियस एक बढ़ाएंगे दूसरा कम हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विबग्योर? विबग्योर का मीनिंग क्या होता है? बेटा एक बचपन में, मैं जानता हूं उस टाइम आपको साइंस का इतना इंपॉर्टेंस, हाँ आपको लगा था, जब आपको वो भी पढ़ाया जा रहा होगा तो वहां पे आप ऐसे बैठे होंगे। ये होता है वायलेट, वायलेट, इंडिगो, इंडिगो फ्लाइट नहीं है, हाँ ब्लू, ग्रीन। ये व्हाइट लाइट को जब तोड़ते हैं ना, कभी ऐसे मतलब वही बोला जाए येलो, ये अलग अलग जो होते हैं बेटा, व्हाइट लाइट को जब तोड़ा जाता है तो ये अलग अलग कलर्स निकल के आते हैं, इसी को बोलते हैं विबग्योर। यही कहलाता है, व्हाइट लाइट के कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, कोई बात नहीं। विच लाइट कम्स फ्रॉम रिमोट? इंफ्रारेड आती हैं, इंफ्रारेड आती हैं। सर चैट बॉक्स ओपन कर दो सर, डाउट है। व्हाट इज दिस पिच? हाउ टू सी रेडियो वेव्स? बेटा उसके लिए आंखें अलग टाइप की चाहिए, वो इस जन्म में शायद अगर आप हाँ वैम्पायर बन पाए तो शायद हो सकती हैं। कॉस्मिक रेज क्या होती है? बेटा जो रेडिएशन यूनिवर्स में चलती है उनको कॉस्मिक रेज बोलते हैं। हाँ बिग बैंग वाला वही कॉस्मिक रेज है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? ओ माय गॉड, ईएम रेज क्या होती हैं? यही बात बेटा मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। व्हाट इज कॉस्मिक रेज? वाई यू हैव नो हेयर्स ऑन हेड? ये भी एक डाउट है गाइस, वाई यू हैव हेयर्स ऑन नो। ठीक है भाई साहब, क्योंकि हाँ, क्योंकि आपकी खुशी हमसे देखी नहीं जाती, इसलिए हम बाल अपना हटा के रखते हैं कि भाई हाँ जुल्फे बेटा नहीं होती, क्या ही है। सबसे ज्यादा कॉस्मिक रेज गामा से भी ज्यादा, ऑब्वियस है गामा से भी ज्यादा खतरनाक है भाई। ठीक है, ये डेरिवेशन बेटा अभी आ जाएगा, अभी यहाँ पर नहीं आएगा। आपने शायद स्कूल में कहीं पढ़ लिया है, एनसीईआरटी में पढ़ लिया है, ये डेरिवेशन अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम का ओरिजिन कैसे हुआ? ओ भाई साहब, इंद्रधनुष कैसे बना? लाइट गया कहीं जाके बिखर गया, लाइट ऐसे फैल जाएगा। प्रिज्म जानते हो भाई? हाँ प्रिज्म कभी बचपन में ऐसा पढ़ा हो। ठीक है सर, सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे पढ़ना है केमिस्ट्री प्लीज बेटा। सच में बता रहा हूं बेटा, सच में बता रहा हूं, सच में। जितना तुम्हारा इतना रोने वाला इमोजीज है और हाथ जोड़ने वाला है, उतना ही रोते हुए और इमोजीज के साथ मैं ये बोलूंगा कि सच में जाके क्या करना है, रोज दिन रात में बेटा बैठ के नोट्स पलटना है, उसको साथ साथ में लिखना है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत आती है, आप अगर स्लो लर्नर है, बहुत स्लो लर्नर है कि एक बार में आप या 2 बार में 3 बार में आपको नहीं समझ में आता है, तो आप घर पे, सच में बोल रहा हूं, बैठिएगा, सच में बैठ के टेबल चेयर पे ऐसे ऐसे करके मत पढ़िएगा कि नोट्स ले लिया और थोड़ा सा एसी चला के, कूलर चला के लेट के पढ़ रहे हैं। सच में बता रहा हूं,
किताब लीजिएगा, कॉपी लीजिएगा, उस पर बैठ के लिखिएगा। अगर आप हिंदी टू इंग्लिश वाली प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं तो भैया सच में आपको डिक्शनरी यूज करना है, सो दैट कि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर पाए। क्वेश्चन जो ये क्वेश्चंस होते हैं, जो थ्योरी होती है, दोबारा 2 टाइम्स की स्पीड लगा के सुन लीजिएगा। अगर कहीं डाउट आएगा तो वीडियो आपको पता है ना, आपके पास रहता है, आप कभी भी दोबारा देख सकते हैं। तो सच में अगर आप करना चाहते हैं तो सच में ये कीजिएगा, सच में आपका सही हो जाएगा, आपके अंदर स्माइली आ जाएगी। भैया देख रहे हो ये होता है, ये डेरिवेशन का क्या कर दे, ठीक है। चलो सच में कैसे पढ़ना होता है देख। मैं बात कर रहा था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किधर जाएगी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है, क्या क्या तरीका होता था, रेडियो में आई वचन देता हूं एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा, इधर से इधर जाऊंगा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है, धकधकी होती है, बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। तो रेडियो में सर क्या होगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, कॉस्मिक रेज की होगी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, कॉस्मिक रेज की होगी। क्या आंसर आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, कॉस्मिक रेज की होगी। इधर से इधर जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, धकधकी बढ़ती है, उधर से इधर आएंगे, वेवलेंथ बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताइए क्या होगा फ्रीक्वेंसी, बेटा सोच समझ के देखिएगा ध्यान से। आपको बस ट्रिक लिखना है, आपका क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, विद इन सेकेंड सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इधर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, इधर लेमडा इंक्रीज करता है। आंसर बताइए क्या होगा, कितना होगा, जल्दी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज करती है, वेवलेंथ डिक्रीज करता है। इधर से इधर देख लो सर, शॉर्टकट से आप लिख लो और उसके बाद आंसर बता दो क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका होगा। माइक्रोवेव के बाद यूवी और यूवी के बाद इंफ्रारेड, नहीं सर ये गड़बड़ हो गया यहां पे सर, ठीक है ना। माइक्रो के बाद क्या आना चाहिए, इंफ्रारेड, माइक्रो के बाद क्या आना चाहिए, इंफ्रारेड, फिर यूवी लाइट, ये गलत है। माइक्रो फिर रेडियो एक्टिव, रेडियो वेव, माइक्रो रेडियो वेव गलत हो गया, यूवी रेडियो वेव ऐसे ही गलत हो गया। रेडियो इंफ्रा विजिबल एक्सरे, रेडियो इंफ्रा विजिबल एक्सरे, क्या ऑप्शन होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या ऑप्शन होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन देखो किलो हर्ट्ज में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखो, एक स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो, शायद न्यूज आपने कभी सुनी हो, ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली है। रेडियोज में एक हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे आप घर पे अगर एफएम एएम सुनते हैं, अगर आप अलग अलग शहर में रहते होंगे तो वहां एफएम सुनते होंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियोज होती हैं। वो क्या होते हैं ना, जैसे आप एफएम सुनेंगे, कभी बउआ ये सब मिलता है तो वो हाँ रेडियो मिर्ची ऐसे करके मिल जाएगा 98.3 मेगाहर्ट्ज, ये मेगाहर्ट्ज होते हैं। ये फ्रीक्वेंसी होती है बेटा हर्ट्ज, वो बार बार बोलते हैं 104.8, हाँ इस्क एफएम ऐसे करके नाम आता है कि सर ये इस्क एफएम है, ये एफएम है, ऐसे करके नाम आता है, मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज ऐसे करके फ्रीक्वेंसी होती है। तो वैसे ही अगर रेडियो स्टेशन हैं, आपको दुनिया में जितनी भी जिसकी भी जो भी रेडियो अगर एफएम सुनते हो तो एफएम के अंदर जाएंगे, वहां देखेंगे तो वहां पर आपको ना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलेगी। मोबाइल में भी एफएम होता है, आप वहां देखेंगे आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। जैसे इस केस में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कितनी दी है, 1368 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है। सर ये 1368 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या हो जाएगा, सर इतना हर्ट्ज हो जाएगा क्या, किलो हर्ट्ज का मतलब क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 हर्ट्ज हो जाएगा, 10 की पावर 3 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दिया है, पूछ रहा है वेवलेंथ बताओ, वेवलेंथ का फॉर्मूला, सर ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, वेवलेंथ बताओगे कितना होगा, सर C अपॉन न्यू लिख दूं। कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है C अपॉन न्यू लिख दिया जाए, सर C अपॉन न्यू। सर वेवलेंथ निकालना है, सर लाइट की स्पीड कितनी दी गई है, डिवाइडेड बाई, ऐसा लिख सकता हूं। अब सॉल्व करूंगा, यही आएगा, यही आएगा। सर देख लो 10 की पावर 3 चला गया ऊपर, -3 हो गया। सर इसको क्या लिख दूं, 3 लाख लिख दूं,
डिवाइड बाई 1368 मीटर। सॉल्व करने जाओगे सर, सॉल्व कर लो। 2 हो गया, 16 हो गया, 3 हो गया और 27 हो गया, ये 4 हो गया, 9 में से 3 गया 6 और 2, ये आ गया 264, फिर से एक 0 सर, ये 2 1 आ गया 1368। सॉल्व करो, अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। लो भैया न्यूमेरिकल भी आ गए, न्यूमेरिकल भी आ गए, आपका जो हाँ इंतजार था वो आ गया। 13 में से 10 में से 8 गया, 13 में से 6 गया ना, 13 में से 6 गया 7 हो गया, और यहाँ पर देखोगे तो ये 5 में से 3 गया 2 हो गया, और ये 1 2, ये देख लो सर ये किसके आसपास पहुंच जाएगा। अच्छा कैलकुलेशन के लिए सब कुछ दिया हुआ है, ऑप्शन भी दिख रहा है 219, 9 8 जा कितना आ गया, 9 8 जा सर 72, हाथ में 7 और 9 72, साइन 6 जा 54 और 7 कितना हो गया 54 और 7 कितना हो गया 61, 9 3 जा 26, 9 3 जा 27, 27 और 27 और 6 कितना हो गया 53, 6 हो गया 33 और 9 3 जा 12, ये देख लो ये 8 आ गया, ये कितना हो गया 2 1 कितना आ गया 10 में से 0 आ गया, ये 4 हो गया, फिर से यहाँ पर 0 डेसिमल डाल दो तो ये कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे ये कितना आएगा 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स करोगे तो 2736 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लो, ये कैलकुलेशन एग्जाम हॉल में करवाएगा, कर लेना भाई। ये 9 में से 3 गया, सॉरी 7 में से 3 गया 4 हो गया, ये 13 हो गया सर, यहाँ पर 13400, फिर से एक 0 आ गया सर, ये कितना कर दूंगा अगर मैं इसको 9 टाइम्स लेता हूं तो 9 टाइम्स करूंगा तो कितना आ जाएगा 12,000, ये आ जाएगा 219.29 सर, 219 पॉइंट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या आंसर आ रहा है, इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको करेक्ट सर राउंड ऑफ करना है, देखो एग्जाम हॉल में इसका राउंड ऑफ कर दूंगा तो कितना आ जाएगा सर, ये 3 मीटर आ जाएगा। ये सोचो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, वेवलेंथ दिया हुआ है, नीट का पीवाईक्यू है, सोचो एग्जाम हॉल में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट पीवाईक्यू है भाई साहब, ये आपको नीट में आया हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि भैया आप अपना सीधा सीधा वैल्यू पुट करो। नीट 2000 आई थिंक 21 का ये क्वेश्चन है, 21 का ये क्वेश्चन है बेटा, नीट 2021 का ये क्वेश्चन है, 2021 में आया था, एक बार बाकी ईयर चेक कर लेना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको वेवलेंथ निकालनी है, सीधा सीधा वेवलेंथ निकाल दो। कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा है तो लगाओ भाई, अब तो लगाना ही पड़ेगा, तो कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 219.3 मीटर। जैसे आप जितनी भी फ्रीक्वेंसी सुनते हो ना, जैसे आप एफएम सुनते हो या घर पे रेडियो कभी सुनो, अगर किसी को ये भी नहीं पता कि रेडियो क्या होता है, रेडियो में क्या डाउट आता है, सर रेडियो क्या है, व्हाट इज रेडियो, रेडियो एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, जिससे अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग आवाज निकाल रहे होते हैं, ठीक है, उसी को रेडियो बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो रेडियो के अंदर देखोगे तो एक एफएम होता है, एक एएम होता है। ये एएम है ऑब्वियस है, किलो हर्ट्ज में, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसीलिए इसका वेवलेंथ क्या है, बड़ा है। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है इसीलिए इसका वेवलेंथ क्या है, बड़ा है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जैसे आप जितना भी एफएम सुनते हो, एफएम में क्या होता है, मेगा हर्ट्ज में होता है, तो ऑब्वियस है उसका वेवलेंथ क्या होगा सर, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। इसीलिए जितने भी एफएम होते हैं वो, जैसे मान लो किसी ने पटना का एफएम सुना तो सिर्फ पटना में सुनाई देगा, वो उसके बगल में दिल्ली में नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि सर उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। अगर वही बात करूं सर, एयर ऑल इंडिया रेडियो, इसका किलो हर्ट्ज में, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसके केस में इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा। ये पूरी इंडिया में सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। देखो इसका एक वेव कितने का बन रहा है, 220 मीटर का, मतलब ये लाइट एक साउंड प्रोड्यूस हुई तो एक वेव कितना बड़ा बनेगा, 220 मीटर का। मतलब अगर एक वेव 220 मीटर का है, 10 वेव बने 2 किलोमीटर पार कर गया। सोचो, तो इस तरह से होता है। कभी भी याद रखना, जो भी इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर भी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, वो इसी तरह से काम करते हैं। फ्रीक्वेंसी दी है तो लेमडा निकाल दो, उससे पता चल जाएगा वेव कितनी बड़ी बड़ी बन रही है। ठीक है, जैसे आप एफएम सुनते हो, आपको जैसे दिल्ली का एफएम है, सिर्फ दिल्ली में सुनाई देगा। ठीक है, वैसा नहीं कोटा में सुनाई देगा, कोटा का एफएम सिर्फ कोटा में सुनाई देगा, दिल्ली में नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम हो जाता है। और
जो नॉर्मल रेडियो स्टेशन है, जैसे आप जैसे सुनते हो ना मूवीज में दिखाते हैं कि लंदन में न्यूज अनाउंस कर रहा है, वो इंडिया में सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी हर्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ बढ़ जाएगा, लंदन की चीज यहां सुनाई देगी। पहले मूवीज में देखा हो, रेडियो सुनते थे सुभाष चंद्र बोस ऐसे करके कि अच्छा महात्मा गांधी ने आज ये बोला। क्यों? उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी देखोगे ना किलो हर्ट्ज में होती थी, वो फ्रीक्वेंसी जो है पूरी दुनिया में सुनाई दे सकती है। पक्का? तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर आप बात कर रहे तो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीजों है। स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, अब इस पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम बेटा इसको देखो, शायद जिन लोगों को लगता है कि भूल चुके हैं बेटा, आप ही के लिए दोबारा बता दे रहा हूं। जब भी आप अलग अलग कलर बैंड्स को देखते हैं उसको क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम बोला जाता है। जब आप अलग अलग कलर रेंज को देखते हैं, जब भी आप अलग अलग कलर रेंज को देखते हैं, अब सीरीज ऑफ वेवलेंथ, अलग अलग कलर लेंथ को आप देखते हैं तो उसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। अगर उसमें कोई गैप नहीं है, अगर उस कलर रेंज में कोई गैप नहीं है तो उसको क्या बुलाया जाता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसे मैंने आपको ऐसे लिख के दे दिया, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? विबग्योर। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का। क्यों? क्योंकि सर इसमें कोई कलर नहीं है, इसमें कोई गैप नहीं है, इसमें कोई गैप नहीं है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया। लेकिन मैं अगर ऐसा दे देता, अगर मैं ऐसा दे देता फिल इन दी ब्लैंक्स वाला टाइप, ऐसा दे देता तो इसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस। ये कैसा स्पेक्ट्रम कहलाता? स्पेक्ट्रम मतलब जब आप लाइट को ऐसे बैंड के फॉर्म में दिखा देते हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगर आप उसमें लगातार दिखा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। अगर उसके बीच में कोई गैप आता है तो उसको क्या बोल देते हैं? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है बेटा? सीधा सीधा अलग अलग टाइप के कलर बैंड्स को एक साथ लिख दो, उसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा। स्पेक्ट्रम क्या बोलते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम, विबग्योर है। लगातार अगर लाइट आ रही है, लगातार अगर लाइट एमिट हो रही है, लगातार अगर शुरू से लेके लास्ट तक चल रहे हैं तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अगर बीच में गैप आ रहा है तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोला जाएगा, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोला जाएगा। अब एक छोटी सी चीज, फिर इसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ जाएगी। इसके बाद ये देख लीजिए, इसको आज खत्म करना है। ये देखिएगा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोजले। याद करो, मैंने एक चीज बताई थी लास्ट क्लास में कि भैया कैथोड रे जो होता है, कैथोड रे, अगर कैथोड रे की बात करेंगे तो कैथोड रे जो होता है अगर वो हेवी मेटल पे पड़ेगा, कैथोड रे जो होता है अगर वो हेवी मेटल पे पड़ेगा, कैथोड रे जो होता है अगर वो हेवी मेटल पे पड़ता है तो सर वो क्या एमिट करता है? याद करो, क्या एमिट करता है सर? वो क्या एमिट करता है? याद करिएगा, एक्सरे एमिट करता है। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे पढ़ा था। याद करो, रोएंटजन नाम का साइंटिस्ट था, वो खेल रहा था कैथोड रे के साथ, हेवी मेटल से टकराया, क्या प्रोड्यूस कर दिया? एक्सरे प्रोड्यूस कर दिया। क्या प्रोड्यूस कर दिया? एक्सरे प्रोड्यूस कर दिया। तो कैथोड रे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा है। कैथोड रे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे? अब सर हेवी मेटल से पकड़ेगा। अब इसी पे किसी साइंटिस्ट मोजले करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर क्या कर दिया? इनके ऊपर रिसर्च करने लगे। बोले कि यार एक बात बताओ, हेवी मेटल तो अलग अलग बंदा हो सकता है, अलग अलग बंदा हो सकता है। अब अलग अलग, मान लो यहां प्लैटिनम लगाओगे, गोल्ड लगाओगे, अलग अलग हेवी मेटल्स लगाओगे तो हर एक में सेम एक्सरे थोड़ी ना प्रोड्यूस होगा, हर एक में सेम एक्सरे प्रोड्यूस नहीं होगा। तो मोजले ने क्या करा? मोजले ने स्टडी करा किसके बारे में? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड बाय हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ मेटल। मतलब जब कैथोड रे टकराता है तो किस मेटल पे किस तरह से जनरेट करता है, हेवी मेटल का फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, इसके बारे में किसने बोला? सर मोजले ने बताया। मोजले ने क्या बोला कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, मेटल के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे डिसाइड करते हैं? जेड से। मतलब उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऑफ जो होता है सर वो किसके? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये मोजले का फॉर्मूला था। अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। ए एंड बी क्या है? कांस्टेंट है। ए एंड बी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? ए इंटू जेड माइनस बी। फ्रीक्वेंसी जो होता है, याद रखिएगा, अंडर रूट। ये किसने बोला? मोजले ने बोला। फ्रीक्वेंसी अगर पूछेगा, अच्छा ये बात लिख सकते हो, इतना मैथ्स आएगा कि नहीं अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं?
क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? कभी कभी उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। तो याद रखिएगा मोजले ने क्या करा था, फ्रीक्वेंसी जो एक कैथोड रे की होती है वो जनरेट किया है। अब अगली क्लास से हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी चालू करेंगे, उम्मीद करते हैं पढ़ के आइएगा। अच्छा है चैट बंद करके पढ़ाओ यार, ऐसे लोगों को ऐसे ही पढ़ना। हाँ ठीक है, चलिए एंजॉय कीजिए, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, कल मिलते हैं, तब तक मस्ती मारिए, पढ़िए।